अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपको बड़े मज़े की बात बताती हूँ। ये जो मेरे पास कप है, ये आज साइमा ने मेरे लिए कॉफ़ी बनाई है। तो शेफ़ साइमा से मैं सुबह सुबह से काम लेने शुरू कर देती हूँ। वैसे कुकिंग सेगमेंट किसी भी प्रोग्राम में होना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मुझे जिसका एहसास जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, होता जा रहा है। तो उसी ब्लेसिंग्स में से आज का ये कॉफ़ी का कप भी शामिल है। एक आध चीज़ मैंने सोचा कुछ पर्सनल मेरा एक एक्सपीरियंस था, उस पर बेस करके मैंने कुछ ऐसी बात थी, बल्कि कप में यहाँ रखती हूँ और मैं आपको वो बात बताती हूँ। परसों तरसों की बात है, मेरी किसी से बात हो रही थी तो वो बहुत हर्ट थी क्योंकि उन्हें जो है किसी उनकी करीबी दोस्त, उनको पता चला कि उनकी कोई बहुत क्लोज़ फ्रेंड थी जिसने जो है वो उनके बारे में कोई गलत बात कर दी और वो बहुत हर्ट हो रही थी कि मेरा जो है मेरे बारे में ऐसी बात कर दी, आई एम सो हर्ट। तो पहली बात है मैं उनको समझा रही थी, मैंने कहा कि देखो होता क्या है कि हम हर एक पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं और हम उन्हें वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जिसकी कतई ज़रूरत नहीं होती। और उसके बाद जो है अक्सर हम कॉन्वर्सेशन में वो इन्फॉर्मेशन भी मांग लेते हैं जिसकी कतई ज़रूरत नहीं होती। तो होता क्या है कि जो आपने अपने घर की अपनी बातों की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होती है हर शख्स को, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि कोई राज अगर आपसे नहीं रखा जा रहा या कोई इन्फॉर्मेशन आपसे होल्ड बैक नहीं हो रही तो दूसरा आपकी इन्फॉर्मेशन को उसी तरह संभाल लेगा। तो पहली गलती आपकी ये होती है कि आप अपनी घरेलू बातें, मियाँ के किस्से, सास की बुराइयाँ, नंद के किस्से, जो ज़रा सा हाथ रखता है आपके कंधे पे, आप उसको कहानियाँ सुनानी शुरू कर देते हैं। तो दिस इज़ योर ओन मिस्टेक। दूसरी बात यह है, कोई शख्स अगर इधर उधर की इन्फॉर्मेशन लेके आपके पास आ रहा है तो आप उस पर अपना कोई कमेंट ना दें, ना आप आलतू फालतू इन्फॉर्मेशन रिसीव करें ना दें। जब आप ये दोनों चीज़ों पे चेक लगा देंगे कि ना एक्स्ट्रा बात करनी है ना एक्स्ट्रा बात सुननी है, आपकी ज़िंदगी बहुत अमन में होगी। क्योंकि हमारे जो कहा हुआ लफ्ज़ होता है या जो को हम कोई ऐसी बात कह देते हैं वो कभी भी हम वापस नहीं ले सकते। और अक्सर लोग जो कि गॉसिप मॉन्गर्स होते हैं, जिनको बड़ा मज़ा आता है इधर की बात उधर करने में, वो आपका जो कमेंट है या आपकी जो कही हुई बात है उसको आगे पूरी दुनिया में नशर करते हैं आपके नाम से, जिसमें कोई गलती भी नहीं होती। तो अक्सर हमें जो हम हर्ट हो रहे होते हैं ना कि यार मैंने फ़लाँ को ये बात बताई थी, वो देखो ज़रा उसने मेरी बात आगे नहीं रखी। तो कोई भी कभी भी आपकी सीक्रेट्स नहीं रखेगा अगर आपसे ख़ुद नहीं रखे जा रहे। तो अपनी ज़बान का थोड़ा सा कम इस्तेमाल कीजिए। दोस्ती अच्छी बात है, बहुत सारी दूसरे टॉपिक से बात हो सकती है, लेकिन अपने घर की एक्स्ट्रा बातें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बता दी हैं तो उसके बाद इस बात से नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि फ़लाँ ने मेरा राज क्यों नहीं रखा, क्योंकि सीधी सी बात है, जो राज आपसे नहीं रखा जा रहा वो कोई दूसरा भी आपका नहीं रखेगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारा ना नेशनल फेवरेट मशगला है गॉसिप। इसकी गॉसिप, उसकी गॉसिप, इसकी बुराई, उसकी बुराई। और हम इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं करते कि जो हमें बड़ा मज़ेदार एक फ्रेंड लगता है जो कि पूरे जहाँ से गुफ्तगू लेकर आता है और चटपटी हमें ख़बरें सुनाता है, आप भी उसके लिए सिर्फ खबर भी हैं, ख़बर ही हैं। आपसे वो जो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके वो कहीं और नशर करेगा, वो है ही CNN, BBC, उसका काम ही यही है। तो आप एहतियात किया करें उन लोगों के साथ जो कि पूरे जहाँ की गॉसिप आपको दे रहे हैं, क्योंकि वो आपकी बात भी दूसरों से करेंगे। तो अपनी मेंटल सैनिटी को बचाना है तो कम बात किया करें। बल्कि ये तो बड़े सियानों का कॉल भी है ना कि कम बोलो, नाप तोल के बोलो, उतना ही बोलो जितने की ज़रूरत है। खामोशी जो है वो साइलेंस इज़ गोल्ड। तो ये जो गोल्डन साइलेंस है उसका इस्तेमाल कीजिए, ज़रूरत पे बात किया करें, कोशिश किया करें कि गॉसिप से परहेज़ करें, क्योंकि हमारी जो कही हुई बातें होती हैं हम उनको कभी भी वापस नहीं ले सकते। और एक दफ़ा आपकी इज़्ज़त, बल्कि एक और बात है, मैं बचपन में हमारी अम्मी कहा करती थी, ये जो ज़बान ही है ना जो कि 10 में तुम्हें उठाएगी भी और 10 की नज़रों में गिराएगी भी, तो अपनी ज़बान का ख्याल करें। बल्कि आखिर में जो मैं ब्रेक पे जाने से पहले एक बात कहूँगी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने कहा कि आप मुझे कोई मशवरा दें, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी ज़बान को पकड़ के कहा कि इसकी हिफाजत करो। तो आप अपनी ज़बान की और अपने राज़ों की खुद से हिफाजत कीजिए। इसी तौर पे मैं एक ब्रेक ले रही हूँ। आज मेरे साथ बहुत इंटरेस्टिंग मेहमान हैं, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। साइमा कुछ बहुत मज़ेदार बना रही हैं, मैं सब बताऊँगी आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैं मौजूद हूँ शेफ़ साइमा के किचन में और आज जो है ना कुछ मेरी पसंद की चीज़ बन रही है, क्योंकि दूध, शक्कर, ब्रेड नज़र आ रहा है तो डेफिनेटली कोई मीठा बनने वाला है। तो जानते हैं क्या बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल खैरियत। पहले तो बताएं, आज रेड अरे वाह रेड, मैरून और देगचियाँ भी रेड। हमने आज अपने जो पॉट्स हैं वो भी मैचिंग के नहीं होती, ब्रांडिंग। हाँ, ब्रांडिंग हो रही है। वो एक ब्रांड है जिसका दूध होता है। हाँ जी बिल्कुल, वही दूध है, वही दूध है।
उसके और वही दूध वही दूध है, वो रखा नहीं है वरना वो भी रेडी हो जाता। हाँ, मैं वैसे दूर रहा करूँ। अच्छा, सब कुछ जल रहा है। Oh my God. तो आप एहतियात करें। ये दो तो मैंने जलाए हुए हैं, मगर ये जो है ये अभी ये जलाने वाला है। ये तो जलाने इससे पहले वाला कि है। मैं कुछ जलाऊं, अच्छा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, टेलीफोन लाइंस ओपन है और आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारी कॉन्वर्सेशन में हमें ज्वाइन कर सकते हैं और कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं हमसे। साइमा से पूछिए कि क्या बन रहा है, ऐसे बन जाए तो उसका क्या करें और वैसे बन जाए तो उसका क्या करें। तो आप हमें इंतज़ार रहेगा, आप कॉल कीजिए। और जो मुझे नहीं बनाना आता वो भी पूछ सकते हैं कि हाँ, वो ताकि कैसे इस बनेगा। बहाने ये सीखेंगी और हमें खिलाएंगी, बिल्कुल। तो हम फिर एंजॉय करेंगे। बिल्कुल माविश, आज मैं जो हूँ वो शाही मलाई टुकड़े की रेसिपी लेकर मलाई आई हूँ। क्यों? हाँ, मलाई इसलिए कि क्योंकि इसमें मलाई नहीं आएगी, ये बहुत ही ज़्यादा मेल्ट इन द माउथ है। तो बिल्कुल जैसे मलाई का टेक्सचर होता है, तो हम जो है दूध यहाँ पर इस तरीके का बना लेंगे जैसे हम रबड़ी मिल्क कहेंगे। ज़बरदस्त। रबड़ी डाले बगैर आपको सिखाएंगे रबड़ी मिल्क बनाना, और रबड़ी डाले बगैर रबड़ी मिल्क बनाना सिखाएंगे। Oh, जी, wow. और इसकी खसूसियत यही है, इसलिए ये ज़रा से आम शाही टुकड़ों से हटकर है, क्योंकि जो रेगुलर शाही टुकड़े होते हैं उसमें सॉस ज़रा डाइल्यूट होता है, आपको भी पता होगा दूध का जो हम बनाते हैं। बट यहाँ पर जो है सॉस को हम काफ़ी, दूध की बात हो रही है, कोई केचप वगैरह सॉस ना डाल दीजिएगा आप प्लीज़। तो उसको हम इस हद तक पकाएंगे कि वो रबड़ी वाले टेक्सचर में आ जाए, गाढ़ा हो जाए। तो इसके इंग्रेडिएंट्स मैं बताती चलूँ, बहुत आसान इंग्रेडिएंट्स हैं, सिंपल हैं, सबके घर पे मौजूद होते हैं। वीकेंड भी आने वाला है आगे, तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 8 से 10 अदद ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए थे। मैंने इनको गोल शेप में काट लिया है, आप चाहे ट्रायंगल अच्छा, शेप किसी में भी काट लें। ढक्कन से, किसी, अगर आपका कटर नहीं आज है मेरे पास कटर नहीं था, इसलिए बहुत ज़्यादा नीट नहीं कटे हैं। यूजुअली जो हैं ये काफ़ी नीट कट जाते हैं कटर से। हाँ, अच्छा एक एक्स्ट्रा कोई आवाज़ सी आ रही है स्टूडियो के अंदर, तो उसको स्लो कर दें। अच्छा, ये ठीक है माविश, तो यहाँ देख, मैं कंटिन्यू करूँ? आप कंटिन्यू करें। यहाँ पर मैंने गोल काट लिया है, आप चाहें तो पूरी ब्रेड का स्लाइस भी रख सकते हैं ताकि एजेस वगैरह ज़ाया ना हो, आप उसको इस्तेमाल आप एक करें। उठाकर दिखा दें कि आपने कैसे काटे हैं। जी माविश, मैंने ये राउंड काट लिया है, बड़ा वाला स्लाइस लिया था जो सैंडविच ब्रेड होती है, ठीक है। और वाइट ब्रेड आपने इस्तेमाल कर लिया, ब्राउन ना कीजिएगा प्लीज़। अगर आपने ब्राउन से बनाया तो उसका टेक्सचर अच्छा नहीं, उसके टेस्ट की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। मेरी नहीं है। और दूसरी बात ये कि बस अब जब अगर आप क्या कहना चाहिए बद एहतियाती कर रहे हैं तो फिर वो पूरी तरीके से होनी चाहिए। जी ठीक है, ये मैंने ऐसे काट लिया है, तकरीबन 8 यहाँ मैंने स्लाइसेस ले ली थी। फिर इसमें जो है वो 1/4 कप शुगर जाएगी, 1/4 कप, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इसमें ज़ाफ़रान मेरे पास था, आपके पास हो तो आप डालें, या कोई भी आखिर में आप रोज़ वाटर ऐड कर दें, बहुत अच्छा उसका फ्लेवर आता है, या केवड़ा ऐड कर दें। मेरे पास ज़ाफ़रान था, इसको मैंने थोड़ी देर दूध में भिगो दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं। फिर यहाँ कुछ कटे हुए बादाम पिस्ते बराबर के मैंने 1/4 कप ले लिए हैं सजाने के लिए भी, और दूध में भी हम मिक्स करेंगे पका के। और इलायची पाउडर है। फिर यहाँ पर है चांदी के वर्क, ये आप देख सकते हैं, ये भी आप ले लें, खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं डिश की। अच्छा, अब इस यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 किलो दूध ले लिया है देगची में, और मैंने इसको चढ़ा दिया है क्योंकि ये रिड्यूस होगा। ये इतना रिड्यूस हो जाना है, यानी अगर ये पूरा भी आपको नज़र आ रहा है तो ये इसकी मिक़दार आधे से भी और कम हो जाए। इसको मैं आसान अल्फाज में ऐसे बता देती हूँ। और मैं अभी इसमें चीनी साथ में ही शामिल कर देती हूँ, 1/4 कप चीनी है यहाँ पे, ये मैं शामिल कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने साथ ही शीरा बनाने रखा है। शीरे की मिक़दार मैंने ऐसे की है, 3 स्टेप में इसका प्रोसेस होगा। पहले स्टेप में आपने दूध चढ़ा देना है 1.5 किलो, उसमें 1/4 कप शुगर डाल देनी है और इसको पकने देना है। कंटिन्यूसली आपने स्टर भी करते रहना है ताकि ये नीचे से चिपके नहीं, और साइडों की जो बालाई आती जाएंगी आप वो भी उतार कर इसमें शामिल करते रहेंगे। साइड में आपको उतार पता के है ना? मतलब
यानी जब रिड्यूस हो रहा होता है तो साइडों में एक कवरिंग सी आ जाती है जी, वो भी आपने उतार के इसी दूध में शामिल करते रहना। आप इस तरह रबड़ी खुद ही बनाते रहेंगी। और रबड़ी बनाने का तरीक़ाकार भी यही होता है कि साइड पे जैसे लगता रहता है वो उसी में डालते रहते हैं, जमाते रहते हैं, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो आपने इस दूध को जो है अच्छा खासा पका लेना है। कितना रिड्यूस कर देना कि क्रीम की तरह हो जाए? क्रीम की तरह यानी थिक सॉस सी हो जाए, थिक सॉस सी हो जाए। और आखिर में मैं इसको दिखाऊंगी आपके सामने असेंबलिंग करके। सिर्फ आप प्रोसेस इस वक्त ये समझ लीजिए। इसको भी मैं ज़रा हमेशा आप पीछे ही रहेगा, जला लेते हैं। आप पीछे ही रहे। 3 हिस्सों में मैंने कहा कि इसका स्टेप है 1 कप मैंने यहाँ पे शुगर ली है और 1 कप ही पानी लेके दोनों को शीरा बना लिया है। शीरा मेरा रेडी है, ये आप देख सकते हैं। ये एक तार का शीरा है? एक तार का नहीं माविश, इसको गाढ़ा नहीं करना, बिल्कुल पतला ही रखना है। बिल्कुल पतला यानी थोड़ा पका लें। शुगर सिरप है जी, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे जो है मैंने फ्राइंग पैन रखा है गरम करने के लिए, जिसमें मैं ब्रेड स्लाइसेस डाल के जो है वो फ्राई करूँगी गोल्डन ब्राउन जी। ऑयल भी अभी मैं डाल देती हूँ। इसको मैं पहले कंप्लीट कर देती हूँ, इसमें लगा हुआ है। अच्छा जनाब, यहाँ पर यहाँ रख दीजिए। ऑयल मैं तकरीबन ½ कप ले रही हूँ। अच्छा, मैं साथ साथ आपको प्रोसेस बता रही हूँ, बट हम लोग आखिर में भी आप लोगों के सामने कुछ ना कुछ लेयरिंग करेंगे जी। लेयरिंग कर दूंगी मैं। जब आपका शीरा बन जाए आपने चूल्हा बंद कर देना है, इसको एक साइड पे रख देना है। ये मैंने बंद कर दिया है। दूध आपने पकाना रखा है, बीच में से निकाल। हाँ रख दीजिए, अगर आप आराम से रख सकते हैं, आसान हो जाएगा। मैं ये यहाँ पे कर रही हूँ और इसको हम इधर रखते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ दिखा दीजिए, देखिए बबल आना स्टार्ट हो गए हैं, तो लो हीट पे इसको सिमर करने रख देना है, जैसे कहना चाहिए। ये हमारा दूध कितने देर घंटे तक में हो जाएगा? माविश आधा घंटा तो ज़रूर लगेगा। ठीक है। और इस दौरान जब आपके पास दोबारा आएंगे तो ये हो चुका, ये सॉस बन चुकी होगी और मैं जो हूँ यहाँ पर ये तमाम फ्राई कर चुकी होंगी। ठीक है, ये दूँ? हाँ, ये मुझे चाहिए होगा और एक प्लेटर भी चाहिए होगा। अच्छा, सॉस बन चुकी होगी इसकी। शीरा हमारा रेडी है और ये मैं फ्राई करके रख चुकी हूँगी। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि फ़्राई कैसे करना है। ये थोड़े से ज़्यादा ऑयल में फ्राई होंगी, गोल्डन ब्राउन सी हो जाएंगी। और जब ये सारे आपके पास फ्राई हो जाएं तो आपने इनको शीरे में डिप करना है। डिप कर करके निकालते जाए, छोड़ मत दीजिएगा वरना वो टूट जाएगी। सिर्फ आपने दोनों तरफ यूं करके डिप करके, मैं एक दिखा भी देती हूँ यहाँ पर डिप करना भी। माविश आप मेरी एक हेल्प कीजिए प्लीज़, इस शीरे को यहाँ इसमें ना डाल दें, ताकि मैं एक आध हमारे पास अभी टाइम है ना 5 मिनट, तो मैं इसको फ्राई करके एक आध दिखा देती हूँ सामने, फिर बाकी मैं अपना प्रोसीजर करती रहूँगी। जिस दिन से मेरा हाथ जला है ना, मैं कल मैं कॉफ़ी चखते हुए भी डर रही थी। मैंने कहा अब हाथ जला है, फिर होंठ जलेंगे लाइव में, तो बेहतर ये है कि अच्छा देखिए एहतियात करें। ये साइड पे देखिए बालाई आना शुरू हो गई है अभी से। ठीक है, तो बस आप ऐसे हल्का हल्का आपने चम्मच चलाते रहना है, हिलाते रहना है। यहाँ मैं कोई प्लेट रख दूँ आपके लिए? आप एक काम करें, ये वाले इसी पे रख दीजिए और मुझे एक चम्मच भी चाहिए होगा। अच्छा, ये भी आप, मैं माविश आपको भी दिखाती हूँ ना, 2 मिनट रुक जाएंगे। मतलब ये प्रॉपर फ्राइंग करके आप सारी रखेंगे? ये मैं ऐसे रखूँगी और क्या इनको शीरे में डिप करके दिखा देती हूँ एक आध स्लाइसेस को। ठीक है, और बाकी फिर मैं अपना प्रोसीजर कंटिन्यू करूँगी। क्या मैं शीरा आपका वहाँ रख? जी, आप रख दीजिए। यहाँ पर देखें सारे मैं बाद में निकाल लूँगी इसी तरीके से, और शीरे में डिप करके अपनी लेयरिंग डिश में करके रखूँगी। रबड़ी मिल्क बना के रखूँगी। आखिर में मैं इसको पोर करना सिखाऊँगी, डेकोरेशन दिखाएंगे और फिर हम और ये जो आपका, अच्छा ये थोड़ा साइड में कर दे, मैं वहाँ शीरा रख देती हूँ। माविश आप ये भी जो है ना ध्यान से, थैंक यू, ये भी आप मिला दें इसमें। ये मैं देख रही हूँ, इसको मिला के आप चला लें। ये हम शामिल करने जा रहे हैं क्या चीज़, ज़ाफ़रान दूध में भिगोए हुए। हाँ, ये आप ज़ाफ़रान कहीं बाकू से लाएंगे? ये तो मैं बाहर से लेकर आई हूँ जी। अच्छा, टर्की यहाँ भी मिल जाते हैं, यहाँ ईरानी आता है। इवन जो उम्रा पे जा रहे हैं वो भी ला सकते हैं। ज़ाफ़रान आपको अरब में भी बड़ा बहुत ज़बरदस्त मिलता है, वहाँ के लिए भी क्या खुशबू आ रही है। और अभी आप देखिएगा इसका रंग भी ज़रा चेंज हो जाएगा, ये भी हमारे कलरों से मैच करेगा। आज बल्कि पता है हम निशानी होगी। कलर साइकोलॉजी पे बात करेंगे। हमारी एक मेहमान आएंगी,
जो कि बताएंगी कि हर कलर का मूड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और जो घर में नहीं हम लोग नीले पीले लाल हरे पर्दे लगा लेते हैं और ब्राउन कलर का गंदे से कलर का सोफ़ा रख लेते हैं, तो ये सब हमारी जहनी सेहत पे क्या असर डालते हैं। तो बड़ा ये तो बहुत वैसे आज दोनों बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वेरी बैड साइमा, आपने ये जला दिया। नहीं माविश, ये जला नहीं है, इसको कहते हैं क्रिस्पी, इसको कहते हैं क्रिस्पी ब्राउन, इसको कहते हैं वेल डन। ये वेल डन स्टेक है, ये ज़्यादा ब्राउन होना है, ठीक है। अच्छा अब आप एक काम करें, मुझे ये वाला टोंग भी दें। हाँ मैंने बंद कर दिया इसको, अब मैं इसमें नहीं काम कर रही हूँ। अच्छा इसको हमने ऐसे उठा के, ठीक है, और ये देख लें माविश, आप भी सही नज़र आ रहा है कैमरे में, कटलेट्स की तरह। एक मिनट, क्या मैं तेल हटा दूँ यहाँ से ताकि सही नज़र आ सके? अब सही है, ठीक है। ये एक मैंने निकाल लिया, एक और मैं दिखाना चाहूँगी इसको। अच्छा ब्रेड का ख्याल ये रखना है कि अगर तेज़ गर्म हो गई तो ब्रेड जल जाएगी, फिर वही हाँ वेल डन हो जाएंगी। जैसे अभी यहाँ पर एक हमारी हो गई। इस तरीके से आपने सारे जो हैं निकाल के, इस एक को भी मैं कर लेती हूँ, वाली हटा दो। ये भी नहीं कर रही, उसको नहीं कर रही। ये एक दिखाती हूँ, ये ऑलरेडी बहुत गर्म ऑयल था, अच्छा इसलिए मैं बार बार ना पलट के चेक करती रहती हूँ, क्योंकि ऑयल का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ही वो हुआ, अच्छा ये देखिए माविश, मैंने बहुत ज़्यादा इसको छोड़ नहीं दिया बहुत देर तक, सिर्फ मैंने उतना ही छोड़ा, बस हल्की मिठास ये जस्ट कर लेंगे फ़ौरन ही। हम अब जब ब्रेक पे जाएंगे तो आप ये सारे ब्राउन करके फ्राई करके जी, और इनको बस एक बार डुबकी लगाएंगे शीरे में जी, और आप इनको साइड में रख देंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही करूँगी। सही है, यही बोल ना, सही मैंने सब में जी तो नहीं बोल दिया, हर चीज़ जी कह दिया उन्होंने, हर चीज़ से एग्री कर लिया उन्होंने मुझसे। और इन द मीन टाइम बात अच्छे से पूरी फोकस होके, हाँ आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट। और फिर इन द मीन टाइम आप ये पकाती रहेंगी। जी माविश, आप इसको साइड से प्लीज़ वो भी करती रहें, निकालती रहें, ताकि वो क्या कहना चाहिए, प्रॉपर रबड़ी बने। हाँ रबड़ी बने, और मेरी यहाँ नौकरी पक्की हो सके किचन के काम। देखें ये कितना ज़बरदस्त निकाला है मैंने, शाबाश, ठीक है। तो इसको भी मैं अभी इसमें डाल के दिखा देती हूँ। ठीक है, ये 2 बार मैंने इसको डुबकी करा दी एंड दैट्स इट। तो माविश अब आप अगर ब्रेक लेना चाहती हैं तो आप ले लें, बाकी फिर मैं इसको देखती रहूँगी साथ साथ। बस ठीक है, ठीक है। तो फिर मेरी यहाँ से छुट्टी और अब आप ये बनाती रहेंगी। ठीक है माविश, बिल्कुल। चले भाई, मैं ले रही हूँ एक ब्रेक। मेरे साथ अब जो नेक्स्ट सेगमेंट में डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं, उनसे हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पर बात करेंगे। आजकल आप लोग नोट कर रहे होंगे कि हर दूसरी खातून एक ही जैसी नज़र आने लगी है। ऊपर वाला होंठ ऊंचा, गाल ऐसे ऊपर, नाक यूँ सीधी। इसी हवाले से हमने कोई 2-3 दिन पहले बात की थी एक साइकोलॉजिस्ट से, जिसको कहते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, कि लोग जो हैं वो खूबसूरत लगने के चक्कर में जहनी मरीज़ बन जाते हैं। लेकिन वो शुरू कहीं ना कहीं से तो होता है क्या, क्योंकि आपने किसी को देखा फ़िल्टर में, आप या अपनी शक्ल देखी फ़िल्टर में, आपने कहा यार होंठ मेरे मोटे हो जाएं, गाल मेरे फूल जाएं, तो यहाँ से आपका काम शुरू होता है। फिर आप क्या करते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहता है अच्छा मैं फिलर लगा देता हूँ लिप्स के ऊपर, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। और सैडली अनएथिकल प्रैक्टिसेस की वजह से बोटॉक्स और लिप फिलर्स और राइनोप्लास्टी बहुत कॉमन हो गई है। एक नुकसान हुआ है उसका, जहाँ फ़ायदा हुआ है कि आपको अपनी शक्ल वैसी लिखने लगी है जैसे कि आप फ़िल्टर में नज़र आ रहे हैं। नुकसान ये है कि तकरीबन सब लोग एक ही जैसी शक्लों के हो गए, सबके डमी फेसेस हो गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बोटॉक्स और फिलर्स किस पॉइंट पे करवा सकते हैं आप, कहाँ ज़रूरत होती है, कहाँ बिल्कुल कराने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमने कॉस्मेटोलॉजिस्ट को, जो कि जनरल फिजिशियन भी हैं, और डॉक्टर साहिबा को हमने मदऊ किया है, और हम उनसे जानेंगे कि बोटॉक्स और फिलर्स होते क्या हैं, करवाने चाहिए नहीं करवाने चाहिए, कहाँ आपको ज़रूरत नहीं होती, और नुकसानात अगर कोई हैं तो क्या हैं। इस पूरे टॉपिक पर बात करने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। इस ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ डॉक्टर साहिबा से। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब,
मैं अब मौजूद हूँ उन डॉक्टर साहबा के साथ जिनका वेब भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले मेंशन किया था, और हम बात करेंगे बोटॉक्स पे और फिलर्स पे। बड़ा कॉमन सुन रहे हैं हम, लिप फिलर्स लगवा लो, लिप्स बाहर आ जाएंगे, बोटॉक्स करवा लो, जो फाइन लाइंस हैं वो रिमूव हो जाएंगी। लेकिन हम ये भी बात करेंगे कि किस हद तक आप करवा सकते हैं, क्योंकि आजकल ना एक बड़ा सर्टेन डमी फेस दिखने लग गया है। सब एक जैसे लगते हैं, आहिस्ता 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 सबकी शक्लें एक ही सांचे वाली से निकली भी लगने लग गई हैं। तो क्या कितना हमें करवाना चाहिए, कितना नहीं करवाना चाहिए, और क्या ये कोई बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, कोई लिमिट है कि नहीं है, कोई बेनिफिट्स हैं, रिस्क्स क्या हैं, इन सब पे हम बात करेंगे। मगर मैं पहले आपको मिलवाती हूँ डॉक्टर गजाला जीवानी से, जो कि एक जनरल फिजिशियन है और कॉस्मेटोलॉजिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं महविश? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने करवाया अभी तक कुछ? नहीं, अभी तक नहीं करवाया? नहीं, अभी नहीं। ज़रूरत नहीं पड़ी? अभी ज़रूरत नहीं है। चलें, लेकिन पहला मेरा सवाल है कि बोटॉक्स और फिलर्स हम काफ़ी कॉमन सुनते हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क है? अगर आम ज़बान में कहा जाए तो बोटॉक्स यानी आपकी स्किन को स्ट्रेच कर देता है। फिलर्स यानी जो आपके फेस के गड्ढे हैं उसको फिल कर देता है। जैसे कहीं डिप आ रहा है, अगर फर्ज करें आपकी एज के साथ साथ हॉलो आइज हो रही हैं, तो यहाँ फिल करके उनको बाहर निकाल दिया, उनको हमने सेट कर दिया। और बोटॉक्स से कि अगर फाइन लाइंस आ रही हैं या झुर्रियाँ पड़ रही हैं, बिल्कुल, तो उसको स्ट्रेच कर दिया। मगर ये सब कुछ एक टेम्परेरी वो होता है, परमानेंट सोल्यूशन परमानेंट नहीं है। ठीक है, परमानेंट के लिए आपको कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से फिर आपको एग्जैक्टली बिल्कुल। आजकल तो थ्रेड्स भी हैं, तो आप थ्रेड से भी लिफ्ट करवा सकते हैं अपनी स्किन को। वो स्किन में जाके कोलेजन को एनहांस करते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से, आपके कोलेजन बनना शुरू हो जाता है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अच्छा। तो फिलर्स का भी यही होता है कि जब वो आपकी स्किन, हम आपकी स्किन के डीप लेयर में जाते हैं डर्मिस में, और वहाँ पर हम जब उसको वो करते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सेट होके और आपके कोलेजन को बूस्ट करता है। तो अच्छा, आपका वो भी काम करता है? काम करता है, एग्जैक्टली। वो भी ऐसे नहीं है कि बस हवा भर दी और निकल गई, और हवा भर दी निकल। हवा उस वक्त भरेंगे जब आप एक अनक्वालिफाइड, जो क्वालिफाइड नहीं है, आप उनके पास जाएंगे जिनको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली ये है क्या। क्योंकि यहाँ पर तो हर शख्स जो है वो जाके एक छोटा सा कोर्स करके आ जाता है और उसके हाथ में इंजेक्शन आ जाता है कि जी अब तो हम डॉक्टर बन गए। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। ये एक ट्रेंड और क्वालिफाइड ही एस्थेटिशियन से या कॉस्मेटिक जो भी प्रोफेशनल होते हैं उनसे करवाना चाहिए। ये सैलून टाइप थिंग नहीं है, बट लेकिन आजकल तो बहुत कॉमनली अवेलेबल है। बिल्कुल कॉमनली, वही तो लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं कि हमें पता नहीं। एग्जैक्टली, ये रीजन है जो मैं आपकी बात सुन रही थी। एग्जैक्टली, वो इसीलिए हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, ना ही जो लगाने वाले हैं और जो लगा रहे हैं और जिनको लगाना है, वो दोनों नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और वही आपकी वाली बात कि जो फिल्टर्स में हम अपनी फेस देख रहे होते हैं कि ये एक ब्यूटीफुल फेस है और हमें ये चाहिए, और वही उनको दिया जा रहा है कि यू नेम इट, यू टेक इट। ठीक है, तो इस तरह वाली चीज़ है, जबकि ऐसा नहीं है। बोटॉक्स जो है वो हमारी स्किन का ही बैक्टीरिया होता है, और 7 बैक्टीरियाज हैं हमारी स्किन में, और उसमें से सिर्फ 2 ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनके ऊपर रिसर्च की गई और जिनके लेकर और फिर वो बोटॉक्स के नाम से बनाया गया। ठीक है, और वो हमारी स्किन पर बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। आप इवन ऐसी स्किन जिसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती हो, जिनको हॉट फ्लैशेस होते हैं, जिनकी स्किन के ऊपर कोई और मेडिकली कोई इलनेस है, उसमें भी बोटॉक्स बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि वो टॉक्सिक है एक, और वो टॉक्सिक आपकी स्किन के लिए बेहतरीन टॉक्सिक साबित हो सकता है। हमारे यहाँ पर सिर्फ यही समझा जाता है कि नहीं, हमारी सिर्फ फाइन लाइंस को ठीक करेगा, हमारी झुर्रियों को ठीक है, हाँ, बुढ़ापा रोकने के लिए। बुढ़ापा आना ही आना है, सबके आना है। ठीक है, मगर उसको एक डिसेंट वे में आप किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जवानी प्रिजर्व नहीं कर सकते, लेकिन एक ग्रेसफुली आप एज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, द वर्ड इज ग्रेसफुली। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ये अंडरस्टैंड नहीं किया जाता है। आप अगर जब फिलर का इंजेक्शन लेते हैं तो पेशेंट आके आप, डॉक्टर साहब इसमें अभी बाकी है, ये भी लगा दें,
ये भी कहा जाता है, मतलब लोगों के मतलब इस तरह का उनका वो एक मेंटली समझ नहीं आ रहा होता, अच्छा मैंने कभी इंजेक्शन खरीद लिया तो मैंने होंठ पे भी लगा लिया, मैंने फेस पे नहीं आपने लगाना ही लगाना, बाकी इधर उधर ये तो हाँ अभी बाकी रहेगी। आपको पता है आपके हाथों पर जो रिंकल्स जो होते मेरे हैं, हाँ उनको हम फिलर्स के जरिए जो है वो ठीक है, मगर वो एक 50, 60, 70 मेनोपॉज वाली खातून जो हैं जिनको मेनोपॉज हो चुका है, ठीक है, उन लोगों के लिए है। इसके अलावा आपकी स्किन के और बहुत से इश्यूज हैं जिनके लिए हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, बट लोग अंडरस्टैंड करने को तैयार नहीं। सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ खूबसूरती के लिए, ऑल्दो ये तरीका इलाज है। जी बिल्कुल ठीक है, और उसको एक डॉक्टर ही समझ सकता है। सही, सबसे बड़ी बात ये कि वो डॉक्टर समझ सकता है, ना कि एक सिर्फ ऐसे ही गए और वो आप एक छोटा सा कोर्स करके आ गए और आप एस्थेटिशियन बन गए और आपने जो है वो इंजेक्शन उठाया और जो मार्केट में जो प्रोडक्ट मिल रही है आपने वो लिया और नाम सिर्फ पढ़ लिया कि वो हाइलुरोनिक एसिड है यानी HA, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। HA आपकी बॉडी को हाइड्रेशन देती है, हमारी बॉडी में खुद डेवलप होता है और हम जो खाते हैं वो भी हमारी उसमें होता है, मगर एक सर्टन टाइम पर ज़ाहिर डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। उसके बेस्ट तरीका पानी पिए, अच्छे तरीके से एक मल्टीविटामिन ले लीजिए, विटामिन D को कवर करिए, ठीक है, आपका HA बहुत अच्छा बनेगा। मगर लोग जो है वो इंजेक्शन को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। फिलर्स और बोटॉक्स दोनों, बोटॉक्स तो टॉक्सिक है बट फिलर्स जो है वो हाइलुरोनिक एसिड से वो होते हैं और जब हम उनको स्किन के अंदर लगाते हैं तो वो और ज़्यादा जनरेट करते हैं अंदर कोलेजन को बूस्ट करने के लिए, तो वो वर्क करते हैं। फर्ज करें कि अपनी स्किन को ट्रीट करने के लिए फिलर लगवाया तो आपकी स्किन बेहतरी की तरफ जाएगी, ठीक है। और तो ये भी एक तरीका इलाज है स्किन को हाइड्रेट करने का और स्किन को रिजुवेनेट करने का, मगर उसके साथ साथ आपको ख्याल भी रखना है, ठीक है। अब जैसे अगर आप किसी ऐसे ही किसी के पास चले गए जी जिन्होंने YouTube पे बैठ के एक ट्यूटोरियल देख लिया, उन्होंने कहा मैं तो फिलर्स लगा और उनको सुई लगानी आती है, एग्जैक्टली। और जब वो करना शुरू करेंगे तो जब अगर हम किसी, वही बात है कि जिनको नहीं पता है वो जब लगाएंगे तो थोड़े अरसे में वो टूटना फूटना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, फिलर टूटता भी है, ब्रोकन हो जाए, मतलब क्योंकि वो फ्रीज कर देता है ना। लिप्स पे लगाया फिलर, हाँ, और आपने किसी अनक्वालिफाइड शख्स के पास चले गए तो फिर क्या होगा? थोड़ी देर से बाद जो है वो ऑफ कोर्स आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्या एक एस्थेटिशियन जो है वो सही तरीके से लगा सकता है या यूट्यूब पे बैठा हुआ या हम डॉक्टर्स, ठीक है, हम में से कोई भी गलती कर सकता है, मगर आप ट्रेनिंग से सीखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप चीज़ों से सीख रहे होते हैं और वो सीख कर आप एक क्वालिफाइड सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाइए जो आपको सही तरीके से उसके बेनिफिट्स भी बताए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बताए और उसकी जो क्या आगे जाके आपकी स्किन की अप्रोच होगी वो भी बताए। यहाँ पर लोग जो है वो मुझे अक्सर फ़ोन आते हैं हमारे लिप्स ठीक कर दें, हमें लिप्स इन्हांसमेंट चाहिए। 16 साल की बच्ची या 18 साल की बच्ची क्यों करना है आपने, ठीक है, बट नहीं, हमारे लिप्स छोटे हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है, ठीक है। लोग नहीं समझते, अगर मैं रिफ्यूज़ कर दूंगी तो वो किसी और के पास चले जाएंगे और वहाँ जाके उनको डैमेज भी हो सकता है। क्या रिस्क्स हैं? रिस्क इसके कोई, मतलब आप समझिए कि 98% जो है वो सक्सेसफुल रेट्स हो, 2% आपके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। क्या होते हैं? ठीक है, उसमें यही है कि वो आपकी जो आम ज़बान में कहेंगे कि आपकी वेन्स, आपकी शरियाने, आपका ब्लड फ्लो उसके अंदर क्लॉट बना सकता है, वहाँ पर जाके फ्रीज हो सकता है। उसको ठीक करने के लिए फिर हमें दोबारा से आपको इस तरफ लेकर, इस प्रोसीजर की तरफ लेकर आना होगा। लेकिन अगर आपने फेस पे करवाया और किसी क्वालिफाइड इंसान नहीं है या डॉक्टर नहीं था, उसने वही एक डेका के कोर्स करके लगा दिया और कोई आपकी क्लॉटिंग हो गई, तो इट विल लीव स्कार्स ऑन द फेस? यस, ऑफ कोर्स स्कारिंग होगी आपके फेस पर, जो है वो आपको बम्प फील होना शुरू हो जाएंगे। और फिर ऐसा नहीं है कि ये नहीं निकाले जा सकते, क्योंकि पहले जब फिलर्स आ रहे थे, अब तो बहुत बहुत अच्छे आ रहे हैं। पहले जिस तरह से आ रहे थे आज से 25 साल पहले, उसमें जो है वो हमें पता ही नहीं होता था और वो इस तरह से फ्रीज हुए होते थे कि जब हम MRIs कराते थे तो उसमें भी पेशेंट के नज़र आ रहा होता कि देयर इज़ समथिंग, कुछ है, ठीक है। बट अब जिस तरह से हाइलुरोनिक एसिड के साथ आ रहे हैं वो आपके स्किन में डिज़ोल्व हो जाते हैं।
और 8 to 9 months 10 months कुछ पेशेंट जो है वो 1 साल तक कैरी कर पाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, उनके जो है वो बहुत अच्छा वो रहता है, मगर वो उनका लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। कुछ पेशेंट आते हैं जो 4 months में कहते हैं डॉक्टर साहब ये क्या, वो दोबारा से ड्रूपी हो रहा है या दोबारा से कुछ इस तरह से हो रहा है। वो आपकी मेडिकली इलनेस भी हो सकती है कि आप फिज़िकली इल हैं, कोई मसला हो रहा है आपकी बॉडी में, आपने एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं या आप हार्मोनल थेरेपी ले रहे हैं, ये सारी चीज़ों की वजह से होता है। स्किन आपकी सैग करती है जब आप अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते, और इस बात को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी स्किन जो है वो आपकी बॉडी का 80% पार्ट है और हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से लेके चलना है। और हम यूजुअली पता है क्या समझते हैं कि जो स्किन का ख्याल है ना ये बड़ी लग्जरी है या बहुत फारिग लोगों का काम है। दूसरा में ये भी लगता है कि एक्सपेंसिव है। पानी तो सबसे इनएक्सपेंसिव चीज़ है, वो तो पी सकते हैं। इसीलिए नहीं पी रहे क्योंकि हमें पैसे नहीं देने पड़े पानी के लिए, पानी हमारे पास कुदरती आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब चलें स्किन की बात हो ही गई है तो एक बेसिक स्किन रूटीन में क्या होना चाहिए? देखिए, आप एक 3 रिजीम्स होती हैं। ठीक है, आप रात को सोते वक्त अपना फेस ज़रूर वॉश करें, यानी क्लिनजिंग। ठीक है, अपने स्किन को बहुत अच्छे तरीके से आप टोनर यूज़ करें, बहुत अच्छा सा, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लें, आप जो है वो अपने घर में खुद एलोवेरा से अपनी स्किन को जो है वो अच्छा सा उसका एक वाटर फॉर्म में आप उसको एक टोनर बना सकते हैं जिससे आपके पोर्स में, मतलब आप वाटर लें, रोज़ वाटर ले लीजिए, उसके अंदर ही एलोवेरा के एक्सट्रैक्ट्स जो होते हैं उसको मिक्स कर दीजिए और उसको बिल्कुल शेक करके आप रख दीजिए और आप अपने फेस पर स्प्रे कर लीजिए। ठीक है, ये आपके बहुत अच्छा टोनर बन जाता है। कुछ नहीं, सिर्फ रोज़ वाटर लगा लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से रोज़ वाटर स्प्रे कर, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आप अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज, सबसे बेहतरीन चीज़ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ग्लिसरीन। ठीक है, लोग जो है वो ग्लिसरीन मुंह के छालों के अंदर, हमारी अम्माएं अंदर मुंह में लगा देती थी। ठीक है, ग्लिसरीन बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, उसमें तो लोग आजकल तो पता नहीं क्या विटामिन ई भी डाल रहे हैं और ये भी डाल रहे हैं। नहीं, आप सिर्फ ऐसे सुपरफिशियल यूज़ करिए और आप देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। कुछ नहीं करना चाहते हैं, फेस ही वॉश कर लें, पानी पी के सो जाइए। ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा जो है वो आप आजकल बहुत ज़्यादा रेटिनॉल का बहुत ज़्यादा सीन चल रहा है कि रेटिनॉल, हर प्रोडक्ट को उठाएं तो उसमें रेटिनॉल है। ठीक है, रेटिनॉल बेसिकली आपकी स्किन को ज़रूर अच्छा करता है, आपकी फाइन लाइंस को बहुत बेहतर कर देता है, मगर इस बात को भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि एज आनी है, उसने रुकना नहीं है। सही है, बिल्कुल ठीक। बस अपना ख्याल रखें। ठीक है, ग्रेसफुली उसको हैंडल करें। और रेटिनॉल जो है वो मेडिकली आप यूज़ करें, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की तरफ ना जाएं। 1% रेटिनॉल और हाइलुरोनिक एसिड 1% मिक्स करके अगर आप अपनी स्किन पे रात को सोते वक्त लगा लेते हैं, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, आपकी स्किन बहुत अच्छी हाइड्रेट हो जाती है। रेटिनॉल बेसिकली आपकी स्किन को ड्राई करता है, मगर हाइलुरोनिक एसिड जो है वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करता है। सही, मुझे बताएं कि रेटिनॉल और हाइलुरोनिक एसिड इतने आसानी से दुकानों पे तो दस्तयाब नहीं है? बहुत इजीली। क्या कॉस्ट क्या महंगे? नहीं, मेरे ख्याल से जब मैं एक मरतबा एक प्रोडक्ट मेरी एक फ्रेंड ने कहा था, तो मैंने कहा था मैं देख कर बताऊंगी। तो जब मैं प्रोडक्ट देखने के लिए गई तो वही 2000 2500। अच्छा, फिर कितनी लास्टिंग? मैं यही तो समझा रही हूँ लोगों को। नहीं, मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि जैसे नाजरीन अगर सोचेंगे कि अच्छा सब कुछ तो लगा लें, पता नहीं कितनी महंगा कितना होगा। नहीं, अगर मेडिकली आप देखें, अगर आप रेटिनॉल के नाम से कोई 1% आप क्रीम खरीदते हैं मेडिकल स्टोर पर जाकर, और वहाँ से जब आप ख़रीदेंगे तो आपको 235 रुपीज़ की मिल जाएगी, 250 रुपीज़ की मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप मेडिकल स्टोर से जाके दवाई ख़रीदें, ठीक है, और वो आपकी स्किन के लिए अच्छी है, तो आप कहेंगे नहीं। मेरी दोस्त ने मुझे कहा था कि ये प्रोडक्ट मैंने एक रेटिनॉल लिया था आज से कोई 2-3 साल पहले, एक बहुत मशहूर ब्रांड का, तो वो मुझे कोई 5 या 6 हज़ार का इतना छोटा सा वो आया था मेरे पास, एक इंटरनेशनल ब्रांड है। जी। उसके बाद मैंने कहा छोड़ो यार, मूड हो गया, ऐसे हो जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट है कॉस्मेटिक, आपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ की ना, तो यानी कि मेडिकल स्टोर से जाके आप रेटिनॉल वाली क्रीम ले सकते हैं?
ये मैं पूरा इनसे ब्रेक पे पूछूंगी कौन सी है जो 200-250 की मिल रही है और इनकी जैसी साफ सुथरी ग्लोइंग स्किन मैं अचीव कर लूँ। मैं कुछ भी नहीं करती, मैं सिर्फ पानी पीती हूँ बहुत ज़्यादा। आपके बाकी जीन्स का कसूर है? हाँ। अच्छा, अब मुझे बताइए कि कौन सा पॉइंट है जिस वक्त आपको बोटॉक्स की ज़रूरत पड़ सकती है? अब चलें, लुकिंग एट माई फेस, आई एम एजिंग। अब आपने मुझे पहले ही कह दिया कि 50 से ऊपर आपको करवाने चाहिए हाथों हाथों में फिलर्स, तो आप उस वक्त जाएं जब आपको विजिबल नज़र आए, आपको हल्का फुल्का ड्रूपीनेस दिखे तो आप उसको फिक्स करवा सकते हैं जाके। देखिए, व्हाट डू यू सजेस्ट? नहीं, हम इंसान अपने बारे में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, सबसे ज़्यादा। शक्ल देख के सारे मसले दिख रहे होते हैं ना। किसी को नज़र नहीं आएगा, हमें वो नजर आ जाएगा अपने फेस पे। ठीक है, हम दूसरों को कहेंगे कैसा भी लग रहा हो, हम कहेंगे बहुत प्यारे लग रहे हो, हमें सब खूबसूरत लग रहा है, अपने आप को देख के हाय अल्लाह ये क्या हो गया। मगर ये जो सारी चीज़ें हैं, आप ज़रूर अपने लिए क्रिटिकल होइए, मगर इस बात को भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि जो भी एस्थेटिक प्रोसीजर या कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स आप ले रही हैं वो लास्टिंग नहीं है। कितना अर्सा तक रहते हैं अगर बोटॉक्स आप करवा लें? बोटॉक्स आपका अगर बहुत अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हैं तो 1 साल तक कहीं नहीं जाता है, वो बहुत अच्छे से रहता है। अब आपने कहा 1 साल तक रहता है। हाँ। बोटॉक्स का खर्चा क्या होता है? एक एवरेज खर्चा, एक एवरेज डॉक्टर के पास जो कि क्वालिफाइड हो, अगर फर्ज करें मैं जाती हूँ, मैं कहती हूँ भाई मेरा ये मसला वो मसला, मुझे बोटॉक्स करा दें और मुझे ऐसी खिंची हुई स्किन चाहिए, आपको पता है मुझे तो फिर सारे जितने भी एस्थेटिक डॉक्टर्स हैं ना, तो उन्होंने तो मुझे एक रेंज बता दें कि मतलब नॉर्मली जो है वो इंजेक्शंस आर वेरी एक्सपेंसिव। जब आप वो इंजेक्शंस ले लेते हैं और उसके बाद फिर उसको जाहिर है डॉक्टर अपनी एफर्ट कर रहा है तो वो चार्ज करता है। अंदाज़न एक रेंज के रेंजिंग फ्रॉम दिस टू दिस। हाँ, मैंने मेरी एक बहुत अच्छी एक दोस्त है, उनका अपना क्लिनिक है, तो शी सेड कि मैं 20,000 लेती हूँ फेस को लिफ्ट करने के। हाँ, बोटॉक्स है। और मैं यहाँ पर ये बात भी मेंशन करना चाहती हूँ, बोटॉक्स जो है वो आपके फोरहेड से लेकर नोज तक के एरिया को कवर करता है। नोज से नीचे फिर आप जब आते हैं वहाँ पर फिलर्स लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ड्रुपी यहाँ पर हो जाता है, जैसे ऐसा लगता है कि आप रो रहे हैं या रोने से आपके यहाँ पे फ्राउन लाइंस आ रही हैं या फिर ऐसे लाइंस आ रही हैं हो जाएगा। तो यहाँ पे स्त्री फिरवानी है तो 20,000 से ऊपर का खर्चा है। एग्जैक्टली, ठीक है। और अगर आपके यहाँ पे नीचे ड्रूपी हो रहा है, क्योंकि यूजुअली 35 के बाद हमारा ये ढलकना शुरू होता है, तो आप ये कह रही हैं फिलर से ठीक हो जाता है। बोटॉक्स से भी हम फिलर्स का अंदाजन क्या खर्चा होता है, वो स्टार्टिंग रेंज बता दें। फिलर्स यही बोल के कि मेरी एक जानने वाली उनके क्लिनिक में क्या, हाँ उन्होंने मुझे बताया था वैसे 35 भी लेते हैं कुछ और 20 तक भी होता है। जैसे अच्छा, ये डिपेंड करता है, ये भी 20 से ऊपर का है? 20 से ऊपर होता है, ठीक है। और क्योंकि इंजेक्शंस आर वेरी एक्सपेंसिव। भाई तो अपनी शक्ल को एम्ब्रेस कर लें, जैसे लग रहा है उसी में खुश रहें। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप जो है वो क्या मज़ीद एडवांसमेंट्स और क्या आ चुकी हैं, फिर हम कंक्लूड करेंगे इस कॉन्वर्सेशन को। इंजेक्शन में तो सिर्फ यही सारी, यस बिल्कुल सेफ है, कोई वो नहीं है अनटिल अनलेस कि आप किसी अताई के पास पहुंच जाए। एग्जैक्टली, ठीक है, बस इसके अलावा जो है वो कोई और वो नहीं है। हाँ, अक्सर पेशेंट ये पूछते हैं डॉक्टर साहब मैं बुरी तो नहीं हो जाऊंगी जब ये ख़त्म होंगे, ये सवाल तो बहुत ज़्यादा होता है कि आप बताइए कि बुरा तो नहीं हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, जब ये ख़त्म होगा तो आप बैक टू ज़ीरो आ जाएंगे, जहाँ से शुरू किया था, बस और कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, अगर आप 40 इयर्स की हैं और उसके बाद आप 45 पे पहुंचती हैं तो जाहिर है आपकी मजीद आपकी कहेगी, ठीक है, कि मैं 45 की हो रही हूँ, ठीक है, और उसमें आप बोटॉक्स लगाएंगी और फिर जब आप 50 की होंगी तो मैं 45 वाला क्यों मुझे लुक नहीं आया है और 50 वाला क्यों आया है। अब दूसरी बात आपने जब की थी कि सबके फेस एक जैसे लगते हैं, तो सबके फेस इसलिए एक जैसे लगते हैं, एक तो पेशेंट खुद से बहुत सी चीज़ें गूगल करके आ रहा होता है कि मुझे ऐसा बनना है। एग्जैक्टली, ठीक है, वो फिल्टर को भी देख के आ रहा होता है, सारी चीज़ें करके आ रहा होता है, ठीक है, और जब उसका इंजेक्शन सामने रखा हुआ होता है हमारी ट्रॉली पे तो वो ये कहता है डॉक्टर साहब ये बाकी भी लगा दें मेरे फेस, ठीक है, तो डॉक्टर तो नहीं लगाएगा क्योंकि वो एक्सप्लेन कर सकता है उसको बहुत अच्छे तरीके से, मगर बाकी जो डॉक्टर्स नहीं हैं वो कहेंगे अच्छा ठीक है मैं आपको यहाँ पर भी, उससे क्या होता है कि वो डमी फेस एक इसलिए वो डमी फेस हो रहा है, ठीक है, और डॉक्टर जो है वो आपकी खूबसूरती को इन्हांस करने के लिए आपको हेल्प कर सकता है।
जो ऐसे ही इंजेक्शन और यूट्यूब और गूगल से जो पढ़ के एस्थेटिशियन बने हैं वो बेचने के लिए करते हैं, है ना? ठीक है, तो वो आपको डमी फेस, तो इसलिए सब फिर एक जैसे लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके चार्जेस भी कम होते हैं, क्योंकि उनको प्रोडक्ट का आइडिया नहीं है कि कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं यूज़ करनी चाहिए। थैंक यू सो मच इतनी सारी इन्फॉर्मेशन का। इंशाल्लाह फिर कभी आपको दोबारा जहमत देंगे किसी नए टॉपिक के साथ। और आपकी पूरी कॉन्वर्सेशन से मुझे एहसास हुआ कि कोई फिलर्स विलर्स की ज़रूरत नहीं है, जैसे हैं उसको एम्ब्रेस कर लें, बी कंफर्टेबल इन योर स्किन। हम जब छोटे थे तो बारबीज़ के अलावा एक और डॉल्स आया करती थी, ब्रैड्स। तो ब्रैड्स के ना मोटे मोटे लिप्स होते थे, खिंची हुई आंखें होती थी, तो हमें वो अगली लगती थी बचपन में। आज वही ब्रैड्स वाली शक्ल बहुत खूबसूरत समझी जाती है, क्योंकि थिक लिप्स, खिंचा हुआ बिल्कुल सब कुछ अपलिफ्टेड और छोटी सी नाक। खूबसूरती के स्टैंडर्ड्स हमारे ना मुझे लगता है सबके एक ही जैसे हो गए। हालांकि जो खूबसूरती रॉनेस में है, बल्कि भी एक टाइम आएगा जब सब फिलर्स बोटॉक्स लगा के और सब राइनोप्लास्टी करा के जब सब एक जैसे हो जाएंगे ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खूबसूरत लगने लगेंगे चेहरे जो रॉ हैं, जो नेचुरल हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज़रूर ग्रेसफुली एज करें, अपना ख्याल रखें, लेकिन एक्सेप्ट कर लें जिस तरह का अल्लाह ने आपको बनाया है। ये बात बहुत अच्छी कही डॉक्टर साहबा ने कि हमें अपनी शक्ल पे सारे नुक्स नज़र आते हैं। रियलिटी होती है कि हम बहुत ज़्यादा बारीक बीनी से अपने आप को देख रहे होते हैं, जो कि एक तरह से कुफरान नेमत में भी आता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बहुत खूबसूरत बनाया है। क्योंकि अल्लाह ताला जो बेहतरीन मुसव्विर है, उसको पता था कि मैंने कैसी नाक, कैसी आंखें, कैसा फेस कट देना है इस शख्स को। तो खुदारा दूसरों को देख कर उनको कॉपी ना करें। एम्ब्रेस योर सेल्फ एंड बी कंफर्टेबल इन योर स्किन। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्सियत मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगी कि ये जो कलर्स का इस्तेमाल हम घर में करते हैं, या अभी हमने सेट पे डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हुए, इनका क्या असर होता है हमारी साइकोलॉजी के ऊपर। इंटीरियर डिज़ाइनर है, मैं आपको मुलाकात करवाऊँगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ, बात तो हम कलर साइकोलॉजी पे कर रहे हैं, लेकिन आज हम ना काइंड ऑफ अ रेड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। शेफ साइमा ने भी लाल पहना हुआ है, मैंने भी लाल पहना है, और अभी मैं आपको जिन गेस्ट से मिलाऊंगी इत्तेफाक से वो भी रेड पहन कर आई हैं। ऑल्दो कोई कलर कोऑर्डिनेशन नहीं थी, लेकिन समहाउ। वैसे भी एक हमारे पास याद है वो आई थी, एक ड्रेस डिज़ाइनर आई थी, उन्होंने बताया था कि रेड इज़ द कलर ऑफ द सीज़न, विंटर का कलर रेड है। तो अगर आपने कोई रेड स्वेटर, रेड कोट नहीं लिया तो ले लीजिए, वरना आप अपनी जहेज़ की लाल शॉल निकाल लीजिएगा इस विंटर में। अच्छा, बात हो रही है कलर पे, तो हम आज कलर साइकोलॉजी डिस्कस करेंगे कि जो आप नीले, पीले, लाल, हरे पर्दे लगा देते हैं, या ब्राउन कलर के सोफ़े और ब्लू कलर का कारपेट डाल देते हैं, इन सब का आपके मूड पे असर होता है। किस तरह होता है, तो फिर क्या किया जाए, उसके लिए मैंने ज़हमत दी है एक बड़ी अच्छी इंटीरियर डिज़ाइनर को, जो हमसे बात करेंगे कलर की नफ्सियात या कलर साइकोलॉजी पे। सोलमाज रेगी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल सोलमाज? बस अल्लाह का शुक्र। आप तो ये बताओ कि ये लाल पहनने का ख्याल आज कैसे आया था? बस इत्तेफाक है ना। लेकिन आपने वही बात करी, जो कलर के हवाले से बात हो रही है, तो रेड इज़ वही बात है कि विंटर का कलर है। वो जो एक फ्रेज़ है ना, रेड हॉट, वो हॉट इसलिए नहीं है कि वो दूसरा वाला हॉट, वो हॉट इसलिए कि गरम हॉट। तो वो गरम, जो आपने देखा होगा सेंटा क्लॉज का कलर रेड है, तो वो विंटर से रिलेट करता है, बिकॉज गर्मी की फीलिंग देता है आपको। सो यू नो, जस्ट टू स्टे वार्म, सो इसीलिए विंटर में ज़्यादा पहना जाता है। और सीले वो गर्मी में अच्छा नहीं लगता। हाँ, गर्मी में देख के ज़रा अजीब सा इरिटेशन सी फील हो रही है। कलर्स अच्छे लगता है ना। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आप क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनर हैं और वैसे भी कलर्स का एस्थेटिक्स अच्छी होती है इंसान की, तो उस तरफ आता है, तो कलर का हम हमेशा से सुनते हैं कि बहुत बड़ा रोल होता है इंटीरियर में, मूड के ऊपर। और लोग लेकिन क्या करते हैं, बस जो रंग पसंद होता है उसकी पूरी वॉल करवा लेंगे, या उस तरह का इंटीरियर करवा लेंगे, या हम यूटिलिटी पर भी करवाते हैं कि लाउंज है तो ब्राउन और लाल कलर के सोफ़े डाल दो कि गंदे ना हो। लेकिन कहते हैं कि हर रंग का आपके मूड पर असर होता है। ये क्या साइंस है इसके पीछे? मैविश, कलर्स के बारे में बहुत सारी साइंसेस हैं। एक साइंस अप्लाई नहीं होती इस पे आपने सुना होगा कलर ऑफ बर्थ, जैसे जेमस्टोन ऑफ बर्थ होता है, ऐसे ही कलर ऑफ बर्थ होता है जो कि महीने से रिलेटेड। आपको इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? कलर ऑफ मंथ्स अलग अलग होते हैं, जैसे आपका कौन सा बनता है? मेरा है मार्च है, और लाइट ब्लू कलर है मेरा, लाइक एक्वामरीन टाइप का ना, बड़ा अच्छा स्टोन भी एक्वामरीन है। हाँ, तो जैसे मेरे हस्बैंड का इत्तेफाक से आज बर्थडे, उनका डार्क ब्लू है। माशाल्लाह, हैप्पी बर्थडे टू हिम। हाँ, हैप्पी बर्थडे। तो उनका डार्क ब्लू है। तो मंथ्स के जैसे सफ़ायर मेरे ख्याल से वाइट होता है, अप्रैल का उनका डायमंड स्टोन होता है ना। तो दिस इज़ एक जेमोलॉजी की तरफ आ जाता है, एस्ट्रोलॉजी की तरफ आ जाता है।
एक साइकोलॉजी वेस्टर्न कल्चर ने अपनी बनाई हुई है, ठीक है, जो कि मतलब जाती है कि कलर के मूड्स, ग्रीन इज काम और ब्लू इज सूदिंग, रेड इज हॉट, ठीक है। बहुत सारे मतलब एक कल्चर है हमारा पाकिस्तानी वाला, फुल ऑफ कलर्स, लड्डू वाला कलर, वाइब्रेंट कलर। तो हमारा मतलब एक वाइब्रेंट कल्चर है। लाइक अब जो न्यू वर्ल्ड में एक फ्रेज आ गया, द वेस्टर्न आर स्केयर्ड ऑफ कलर्स। आपने देखा होगा जो मॉडर्निज्म में जो डिजाइनिंग होती है वो ब्लैक वाइट ग्रे, केल्विन क्लाइन को देख लीजिए, ब्लैक वाइट ग्रे है ना। तो जो वेस्टर्न्स हैं वो कलर बहुत कम इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज उनका कल्चर हमारी तरह इतना रिच नहीं है। सो यू नो दे गो लाइक कि चूजी हो जाएंगे, क्लाइंट क्या कहेगा, सो वी आर अ लिटिल डिफरेंट, हमारा माहौल डिफरेंट है हमारा। तो बहुत सारी जो कलर थ्योरीज हैं, इट्स मैं हमेशा कहती हूँ यू हैव टू नो द रूल्स टू बी एबल टू ब्रेक देम। मतलब जब आपको सारे रूल्स पता होंगे तब आप उनको तोड़ना भी आसान है, अपने हिसाब से उसको बेंड करना भी आसान है। कुछ पता ही नहीं है तो फिर आप गड़बड़ें करती हैं। एग्जैक्टली। और फिर वो बात है कि अब एक बर्थ कलर हो गया, एक कलर साइकोलॉजी हो गया। और लोगों के कलर्स पता है? बर्थ कलर आपको महीनों का पता है? हाँ, महीनों की वही कह रही हूँ ना, जैसे मुझे अपना तो याद है, बाकियों का मुझे एग्जैक्टली याद है। हाँ, हस्बैंड का याद है, चलो बच्चों की याद है, हाँ, एक का ग्रीन है, एक का शायद मतलब कोई और कलर है, मुझे याद। लेकिन ऐसी सुनी सुनाई बातें वो हैं होंगी या पीछे कोई नहीं नहीं, इसमें पूरी आपकी टेक्स्ट, आप रिसर्च करें आपको टेक्स्ट मिलेगा इसमें। हाँ, मतलब पूरी एक वो जो होता है ना प्री हिस्टोरिक जमाने की टेक्स्ट आपको मिलेगी कि जी वो एस्ट्रोलॉजी के ज़माने में। यानी कि उस शख्स को वो कलर ज़्यादा सूट करता होगा, उसकी एनर्जीज, शायद एनर्जी फ्लो उसका उस कलर के साथ ज़्यादा है, यू नो, लाइक मे बी वो कोऑर्डिनेट्स। अब पसंद भी यहीं से आती है, मतलब वो साइकोलॉजिकली आपको एक कलर अगर पसंद है तो वो क्यों पसंद है, या तो उसकी रेडियंस आपकी बॉडी में कुछ ज़्यादा है, या आपने बचपन में वो होता है ना बच्चियों को पिंक ही पसंद होता है क्योंकि बच्चियों के कॉट हमेशा पिंक होते हैं, तो बचपन में वो कॉट भी पिंक हर वक्त नजर आ रहा होता था। हम उन्हें इतना कंडीशन कर देते हैं कि बेचारियां फिर यही कहती हैं कि यही समझती पिंक ही अच्छा लग रहा है ना, तो उनका माइंड, उनका डीएनए, उनकी सोच कंडीशन हो जाती है। तो वेस्ट में ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पूरी जनरेशन को ब्लैक एंड वाइट एंड ग्रे पसंद है, क्योंकि उन्होंने कंडीशन किया, उनका माहौल ऐसे ही है। और कोई भी नया कलर उनको बहुत अच्छा अनोखा लगता है, हाँ, डिफरेंट सा लगता है, बहुत वाइब्रेंट इंडियन कल्चर लगता है उनको, एकदम कहते हैं ना एक्साइटेड हो जाते हैं। बल्कि इवन वो जो बड़ा खूबसूरत सा येलो, उसको कहते हैं इंडियन येलो। हाँ, तो बहुत सारे, वही बात है कि बहुत सारी इसमें साइंसेज हैं और ये बाकायदा रिसर्चेज हैं, मतलब ये नहीं है एक साइकोलॉजी रिसर्च है, उन्होंने पूरी उस पर रिसर्च की हुए इतने लोगों के, मतलब जो होता है ना इंग्लिश रिसर्च, वो 100 लोगों में से लगा के फिर उनके रिजल्ट्स निकाले हैं, फिर ये किया है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी वाला अलग है। आपकी बात से सोरमाज, अफ्रीका इज फुल ऑफ कलर्स, हाँ, उनके कपड़े, उनका आर्ट, और आप, मुझे ऐसा लगता है कि द मोर कलर्स यू चूज टू वेयर या सब कुछ, तो उतना ही वाइब्रेंस आती है, हैप्पी, दे हैप्पियर, कल्चर बहुत हैप्पीनेस से भरपूर है। अगर आप यूरोप की तरफ चले जाएं तो दे आर मोर रिजर्व्ड, दे कीप, वो अपनी हद तक रहते हैं, बहुत खुल के हंसेंगे नहीं। इसी तरह अगर हम देखें बाहर भी, को अगर खातून है बहुत कलरफुल है तो बड़ी वाइब्रेंट उनकी पर्सनालिटी होगी। तो इसका ये मतलब है कि आपके रंग आपकी शख्सियत पे वाकई असरअंदाज अंदर से निकल रहा होता है। हाँ, वो अंदर से निकलता है, और जो नहीं निकालते हैं तो फिर वो डल भी हो जाते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं ब्लैक इज अ कलर ऑफ डिप्रेशन, कुछ लोग कहते हैं इट इज अ कलर ऑफ डेप्थ। मतलब इवन अगर आप कलर साइकोलॉजी में सर्च करें तो वो कलर्स के साथ लिखा होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अच्छा, अब आप मुझे बताना शुरू करें कौन कौन से कलर्स के मोटे मोटे कैरेक्टरिस्टिक्स। सफेद इज नोन फॉर कलर ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, पीस एंड मतलब ट्रैंक्विलिटी एंड काम एंड ये वो ना। हॉस्पिटैलिटी भी मैंने कहीं सुना है कि अस्पताल नहीं सॉरी होटल्स में जो पर्दे होते हैं और जो बेडशीट्स होती हैं वो सफ़ेद रंग किस लिए होती हैं कि वो वेलकमिंग कलर है। तो आप सूदिंग है, न्यूट्रल है, सॉफ्ट है, मतलब उसमें किसी के पर्सनालिटी या मूड कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। वाइट मतलब बाकी वैसे किसी को इख्तिलाफ नहीं। हाँ, वाइट से किसी को इख्तिलाफ, तो इसलिए वो पीस सब मिलके आ जाए जी, कोई इख्तिलाफ नहीं है यहाँ पे ना, तो वो वाला है। अब जैसे येलो है, येलो मार्केटिंग में या अगर आप जाएं इसमें मार्केटिंग के वर्ल्ड में जैसे कहलाता है ना, या इवन इंटीरियर में बहुत एनर्जेटिक कलर है। येलो को इंटीरियर्स में हाथ लगाते हैं लोग बहुत डरते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब पीपल आर एक्चुअली स्कैर्ड ऑफ कलर्स, खास तौर से इंटीरियर्स में, सिवाय वो लोग जो बहुत एक्सप्रेसिव हैं या उनका अपना एक वही बात, जैसे लास्ट टाइम आपने बात की पर्पल है तो फिर सब अपना फेवरेट कलर है, या दिमाग में बना के बैठे हैं। हाँ, लेकिन जब आते हैं ना लोग कि अच्छा मैं ये घर में कुछ परमानेंट काम करूँ, तो दे आर एक्चुअली स्कैर्ड ऑफ कलर्स। वो बस समझते हैं कि अच्छा ब्राउन सोफा ले लो, ये ले लो, सेफ खेलो, हाँ बहुत सेफ खेलो ना, तो उसमें एक्सप्रेशन भी नहीं होता, और मेरे ख्याल से थोड़ा सा वही बात है कि वाइब्रेंस नहीं आती आपकी लाइफ में। तो अपने मूड और अपने पर्सनालिटी के हिसाब से इंसान को कलर रखना चाहिए। लाइक येलो इज़ एन एक्टिव कलर,
ब्रांड्स आप देखें जो येलो से रिलेटेड है वो बहुत एक्टिव, गो अहेड और इस टाइप के। अच्छा, तो अगर हम घर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर बच्चों का कमरा है तो हम एक वॉल इंडियन येलो या इस तरह करवा सकते हैं, लाउंज में करवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बच्चों के कमरे तो रिकमेंडेड है, मतलब येलोज, ग्रीन्स, ऑरेंजेस। अगर आपको प्ले रूम्स में खास तौर से मॉन्टेसरीज में देखें कितना कलरफुल होता है, या किंडरगार्टन। ऑरेंज कलर बड़ा यूज किया जाता है। हाँ, ऑरेंज काफी एक्टिव कलर है, बहुत फायर कलर, मतलब वाइब्रेंट है, फायरी है। तो अगर आपका मूड ऑफ है और अगर आपके घर कमरे में कोई एक येलो वॉल है या इंडियन येलो या ऑरेंज वॉल है तो इट कैन हेल्प यू लिफ्ट योर मूड। हाँ, एक्टिवनेस को ज़्यादा प्रमोट करता है। कामनेस, अगर आपने अपना मूड बिल्कुल काम करना है तो आप ग्रीन्स एंड ब्लूज पे जाएं, लेकिन अगर आपको एक्टिवनेस की तरफ जाना है तो आप ऑरेंजेस और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में हाँ ज़्यादातर यूज़ होता है, बहुत यूज़ होता है ना। तो इस हिसाब से आप और ये फिर अगेन वही बात है कि पर्सनल चॉइस भी होती है। सही। बहुत सारे, एक तो साइकोलॉजी की रिसर्च हो गई, एक एस्ट्रोलॉजी की हो गई, एक आपके बर्थ कलर स्टोन्स की हो गई ना। ये सारी चीज़ें मिलके जो बेसिकली आपके डीएनए पे जो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है ना, वो फिर आपका पर्सनल फेवरेट होता है। तो सम पीपल लाइक, दे लव ब्लैक, सम पीपल उनको बहुत डिप्रेस है, अंदर आते हैं अल्लाह ये क्या काला काला कर दिया, आमतौर से। लेकिन कुछ लोग आते हैं तो वो ब्लैक देखते ही कहते हैं ओह वाह। तो आपके पर्सनल चॉइस भी इस पर डिपेंड करती है, उसको ज़रूर मद्देनज़र रखा करें, तो उससे फिर अच्छा इफेक्ट आता है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आप जब कोई प्रोजेक्ट उठाती हैं तो हाउ डू यू चूज़ अ कलर पैलेट फॉर दैट प्रोजेक्ट? क्या आप पहले उनसे पूछती हैं व्हाट आर देयर फेवरेट कलर्स, या आप जगह की डायमेंशंस को या उनकी स्पेस को डिसाइड करते हैं? व्हाट इज द डिसाइडिंग फैक्टर? हाँ, इसमें फ़र्क है। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में अलग होता है, रेजिडेंशियल में अलग होता है। कमर्शियल में ये होता है कि आमतौर से जो भी कंपनी है, जो भी ऑफिस होंगे, का अदद लोगो होता है। यू ऑलवेज गो अराउंड द लोगो। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं करती हूँ कि डू यू हैव अ लोगो? अगर न्यू कंपनी है तो बना ली है, तो उसके अराउंड ही हम प्ले करते हैं, एलिमेंट्स उठा के उन्हीं रंगों को इस्तेमाल। या तो बिल्कुल न्यूट्रल जाना है उन्होंने तो बस वही कलर्स, अदरवाइज थोड़ा सा वाइब्रेंट टच देना है तो उसके फिर कंट्रास्ट, उसके ह्यूज, उसके शेड्स सारे मिलके उसी के अराउंड प्ले करते हैं। कुछ आउट ऑफ तो बिल्कुल हट के कुछ ऐसा नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज वो एक मार्केटिंग में एक रिलेटिविटी बन जाती है आपकी अब ब्रांडिंग हो रही होती है। अब फॉर एग्जैक्टली वो ब्रांडिंग आपकी जो माइक्रो ब्रांडिंग है ना। अब आप कहीं पे भी अगर टीवी पे येलो कलर का स्क्वायर देखेंगी नेशनल ज्योग्राफिक्स की तरफ, चाहे वो लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, लेकिन उनका एक वो बन गया है। वो पेप्सी वाला बॉल देखेंगी चाहे वो कलर हो या नहीं, अब तो वो कलर हो या नहीं हो, बस सिर्फ उसमें रेड हो हल्का सा या एक ब्लू की हल्की सी टिंट भी दे दें, बस आपको पेप्सी का ख्याल आता है। तो इतना उन्होंने बना दिया है हमारे माइंड के ऊपर, इतनी छाप उसकी लगा दी है। सो दैट इज हाउ आवर माइंड वर्क्स। अब रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में ये होता है कि एक हम पहले तो इंटरव्यू लेते हैं बंदे का पूरा, लाइक्स, डिसलाइक्स, कलर्स, फेवरेट्स पूछते हैं, एंड इफ द क्लाइंट इज टोटली लॉस्ट और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देन वी डू कि वी गिव देम ऑप्शंस, लाइक वी गिव देम एक बिल्कुल अच्छा सा हमारे अपने हिसाब से और क्लाइंट की पर्सनैलिटी के हिसाब से वी गिव देम फ्यू ऑप्शंस, और फिर हम उनको डिस्क्राइब करते हैं और उसका पूरा बाकायदा एक मूड बोर्ड बनता है, एवरीथिंग विद एन ऑरेंज, एवरीथिंग विद अ ग्रीन, एवरीथिंग विद अ ब्लू, एंड देन वी शो देम। तो उस मूड बोर्ड को देख के आपको एक प्रॉपर फील आ रही होती है कि ओके इसमें ये वाली फील है। इसमें बहुत कम लोग होते हैं जो उससे भी रिलेट नहीं कर पाते, ऐसे भी लोग होते हैं वो भी कहते हैं यार ये तो मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रही हालांकि इसमें सारे एलिमेंट्स शामिल होते हैं, एक पिक्टोरियल, एक 3D आपकी प्रेजेंटेशन हो रही होती है, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं कि फिर भी रिलेट नहीं कर पा रहे होते। अच्छा। तो उनके लिए तो फिर हम खुद ही कर लेते हैं, हम कहते हैं अच्छा आप रहने दें, हम खुद ही कर लेंगे। लेकिन 2-3 चॉइसेस के बाद उनको क्लियर हो रहा होता है नहीं यार ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। सो दैट्स हाउ देन वी मूव फॉरवर्ड स्लोली। सही। अच्छा, व्हाट आर द कलर्स जो कि आप यूजुअली रेकमेंड नहीं करती कि वॉल ना करवाएं या इसको ज़्यादा इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसके बाद में अफेक्ट मूड पे ख़राब हो सकता है? अब आई पर्सनली मैं ये करती हूँ कि ज़्यादा लाउड इन द सेंस के मतलब पूरी लाल, ब्राउन नहीं, ये अगेन पता है आपकी ज्योग्राफी पे भी डिपेंड करता है। लाइक कराची को कीपिंग इन माइंड रेड भी करते हैं, लेकिन फिर वो ओवरवेल्म ना हो जाए, ऐसा ना हो कि मुंह पे आ रहा हो, चले आप रेड कर दें अपना वॉल, बट मेक इट वन वॉल। जैसे फर्स्ट हमारी ये वाली एक है पार्टीशन, इसको हमने रेड कर दिया तो ये कॉर्नर में ही ये कॉर्नर में है। फिर आपकी लाइट बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है उसके साथ, फिर फर्नीचर इंपॉर्टेंट है, तो उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। लेकिन वो कौन से कलर्स हैं जो आप यूजुअली रेकमेंड नहीं करते? मैं सारे कलर्स रिकमेंड करती हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ प्लेइंग विद कलर्स, इट्स जस्ट इन माय नेचर। तो मैं क्लाइंट को देखते हुए हाँ, बिकॉज मैं पहले बिफोर स्टडीइंग डिज़ाइन आई वाज वेरी चूजी कि जी ये तो डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, बट आफ्टर स्टडीइंग डिज़ाइन मुझे पता चला कि
कि देखें डिज़ाइनर का काम ये नहीं है कि वो अपनी दिमाग से बेस्ट डिज़ाइन या कलर आपको ला के दे, उसका काम ये है कि वो आपके चॉइस का बेस्ट ऑप्शंस निकाल के लाए और आपकी जो भी चॉइस है उसको बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करे। सो अगेन पीपल आर डिफरेंट, उनकी चॉइसेस अलग हैं, कम्युनिटीज अलग हैं, यू नो, इससे कि भाई ये कल्चर टू कल्चर भी कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। किसी कल्चर में कोई कलर या उनके अपने मिजाज, हमारे जो हम बात कर रहे थे कंडीशनिंग हो जाती है। अब सिंधी कल्चर है एग्जैक्टली, बहुत मैं यही कहने वाली, मैंने कहा ऐसा ना हो टीवी पे थोड़ा रेसिस्ट हो जाए, लेकिन होता है सिंध में ही बैठे। हाँ नहीं, मतलब एक सिंधी कल्चर होता है, एक यू नो एक पंजाबी कल्चर होता है, एक मेमनों के कलर्स होते हैं। सो एज अ कल्चर दे लाइक डिफरेंट कलर्स। तो वही बात है, एज अ डिजाइनर आई एम ओपन टू ऑल, हाँ आई एम ओपन टू ऑल ऑप्शंस, इनकॉर्पोरेट जरूर करते हैं। हाँ मतलब ये कि मैं ये नहीं कहती कि नहीं ये कलर बुरा लगे, कोई कलर कभी भी बुरा नहीं लग सकता, उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं ये एक मतलब है कि थोड़ा सा टेक्निकल है, सभी कुछ मिल मिला के होता है। अच्छा, व्हाट आर द सेफेस्ट कलर? कोई डिजाइनर नहीं है, उसका इतना एस्थेटिक सेंस अच्छा नहीं है, मगर उसका दिल चाह रहा है कि मैं कोई एक आध वॉल को कलर कर दूं, तो सेफ कलर्स कौन से हैं? सेफ कलर्स जिन पे सब चल जाता है। न्यूट्रल जो कलर्स हैं आपके मोनोक्रोमैटिक टाइप के, ग्रे हो गया, सिल्वर हो गया। कभी भी पूरा कमरा ग्रे ना करवाएं? करवा सकते हैं करवा लें। आई एम ओपन टू ऑप्शंस। आप नहीं, अब आप पिक्चर नहीं, लोग हाँ नहीं, लोग नहीं, हाँ आपकी बात नहीं होती ना, आप मशवरा क्या दे रही हैं, वो खुद अपना करना चाह रहे हैं। ग्रे लाइट ग्रेस यूज होते हैं। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर ग्रे। हाँ डार्क ना करें, बिकॉज बहुत कराची में पूरे सारे चारों दीवारें लाल ना कर दें, चारों दीवारें ग्रे ना करें, चारों दीवारें ब्लैक ना करें, चारों दीवारें इवन ब्लू भी ना कराएं, यू नो। अच्छा चलिए, मशवरों पे बात हो रही है, जस्ट लुक अराउंड, और यहाँ पे अगर आपको दिया जाता तो व्हाट यू वुड हैव चेंज्ड हियर? टर्न पूरा देख लें, घूम फिर के अच्छी तरह देखें कि यहाँ पे आप क्या चेंज करना चाहेंगी। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि कोई कलर चेंज करें या कोई, व्हाट डू यू थिंक, क्या तो हमें ऐड करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? आई थिंक आपका जो सेट और जो लोगो और जो यू नो एच नाउ का, क्योंकि मैंने देखा बाहर डिज़ाइन, उसके हिसाब से ठीक है ये ना। अगेन इफ़ यू वांट टू एनहांस इट और इफ़ यू वांट टू चेंज द थीम ऑल टुगेदर, ये एक कहलाता है कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन। ठीक है, जो आपका सेट है दिस इज़ अ कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन। इसमें मतलब ये कि एक जो वो मिड सेंचुरी टाइप की लुक है, मिड सेंचुरी टाइप की लुक है। हाँ, तो मतलब यू नो एक अल्ट्रा मॉडर्न, मार्स पे जाने की बातें कर रही हैं। नहीं, कंटेम्प्रेरी बहुत से, मतलब पाकिस्तान में चलता ही कंटेम्प्रेरी है, वैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पे चलता ही। तो ये मिड सेंचुरी टाइप की लुक है, तो इसमें ये आपको मैं कहती हूँ भाई सजेस्ट करें सुलमाज के कौन सा कलर है जो शायद हमारे मूड को बेटर कर सकता है। सुबह सुबह हम जो इतनी नींद में यहाँ पर आते हैं वो हम अचानक से अपलिफ्ट हो जाए। एनी सजेशन? आई थिंक फॉर अ मिड सेंचुरी कंटेम्प्रेरी लुक दिस इज फाइन, बट इफ यू वांट टू गो अल्ट्रा मॉडर्न तो फिर आप सब कुछ चेंज कर दें, आपने फिर सोफे भी चेंज करना है, आपने फ्लोर भी चेंज करना है, यू नो। तो देयर आर ऑप्शंस अगेन। फिर वही बात है कि आपसे मैं बैठ के पूरा इंटरव्यू लूंगी कि भाई आपको भाई क्या वो प्रोफेशनल है, उन्होंने कोई मशवरा नहीं दिया, कह रही हैं ठीक है जैसा है चलाएं। मतलब नहीं, यू नो फॉर अ कंटेम्प्रेरी दिस इज अ गुड डिजाइन, ठीक है, अच्छा है। अब सोफे थोड़े से अगर आप चेंज भी कर लें तो मतलब क्या हो जाएगा उससे, यू नो। ऐसा क्या करना? हाँ मतलब यू नो एक मैं इंडस्ट्रियल उस पर गई तो इंडस्ट्री का ऑफिस था फैक्ट्री के अंदर, तो उनके वो डिज़ाइन भी इंडस्ट्रियल था, तो बड़े बड़े जो पिलर्स यूं करके ना थोड़े से निकले होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी इसको हम छुपा दें, क्या करें? मैंने कहा क्यों छुपाएं, यू नो, जस्ट एम्ब्रेस इट, दिस इज एन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, सो लेट्स जस्ट एम्ब्रेस इट, यू नो। तो लोगों को बहुत छोटी बातें कभी लग रही होती हैं कि जैसे मुझे भी पहले लगती थी कि अच्छा ये अच्छा नहीं अच्छा, लेकिन एम्ब्रेस द डिज़ाइन, एम्ब्रेस द कलर। हाँ ये अब बिल्कुल अगर यहाँ पे बहुत मॉडर्न सोफे रखे होते और पीछे बहुत कंटेम्प्रेरी होता तो वो जरा मुझे ऑफ लग रहा होता, लेकिन ये तकरीबन वही है, यू नो, द चिमनी लुक, वो आपका फैमिली फोटोज, बिल्कुल वार्म सी लुक, यू नो व्हाट आई मीन, और वुडन फ्लोर उसको उठा रहा है, हाथ में फिर अगेन नेचुरल मार्बल, वो फैमिली वाला बास्केट, सो एवरीथिंग इज रिलेटिंग। ओके कूल। तो जिस भी इंटीरियर डिजाइनर ने ये बनाया वो सही बनाया, अपने हिसाब से अच्छा बनाया, यू नो, दैट्स व्हाट आई मीन। वो कारपेंटर होते हैं, नुकसान निकालते हैं, हाँ वो हम नहीं कर रहे। हाँ गुड। जैसे पीछे जो पिलर्स हैं उसी रंग के हमारे क्वेश्चंस हैं, तो टच भी हो गया, और ये उसी तरह है कि अगर हम कलर्स इसके चेंज करा देते हैं पिलर का, तो हमें क्वेश्चंस फिर आपको चेंज करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली, अगर अभी हम सही हैं, अभी आप ठीक हैं, चलिए ठीक है, और इसमें तस्वीरें भी हमारी अच्छी आ जाती हैं। अच्छा सुलमाज, लेट्स सम दिस कॉन्वर्सेशन अप। कलर की जैसे आपने कहा साइकोलॉजी होती है, कल्चर भी डज प्ले अ ह्यूज रोल, और रंग जो है वो अगर हम खुद करें तो कोशिश करें कि सेफ खेलें, और बेस्ट क्या कलर है? आप वॉल्स ऑफ वाइट या ऐश वाइट से करा लें तो इन पे सब कुछ अच्छा लगता है। हाँ देखें, सारे जितने भी ग्रे के लाइट शेड्स हैं, जो बिल्कुल लाइट वो स्टोन ग्रे होता है, या बिल्कुल, या ऑफ वाइट के जितने भी शेड्स हैं, या इवन ब्राइट वाइट, प्योर वाइट है, या इवन कैरेमल तक आते आते ना, कैरेमल से हल्का वाला कलर्स जितने भी है, क्रीम कलर्स,
ये सारे न्यूट्रल कलर्स हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आप इनके साथ कुछ भी मैच कर सकते हैं। अच्छा, हमारा एक बड़ा ट्रेंड हो गया इसी तरह वुडन फ्लोरिंग का, तो इट्स बेटर कि हमारी वॉल्स वाइट या लाइट में हो तो वुडन फ्लोर उसके साथ। मेरा सिर्फ ये सवाल था कि कभी कभी हम ना शौक में लाल दीवार करवा लेते हैं, और रहते हम कराची में, और हम लाल दीवार करा ली, वुडन फ्लोर करा ली। अब रोज़ हम जब घर उस कमरे में आके सो रहे हैं, तो डज कलर अफेक्ट आवर मूड और नफ्सियात पे इसका असर होता है? वही बात है कि अगर आपको रेड बहुत ज़्यादा पसंद है तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ आप मतलब खुश होंगे देख के। लेकिन अगर यू आर नॉट अ रेड पर्सन एज सच, आप अपनी वार्डरोब खोल के देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा आपके पास कितने रेड कपड़े हैं। अगर यू आर नॉट अ वेरी रेड पर्सन, और फिर यू नो आपके घर में एसी हर वक्त नहीं खुला रहता या गर्मी का एहसास आ सकता है, तो उस वक्त ना कराएं तो मेरे ख्याल से बेहतर है। अगर आपने थोड़ा सा, एंड अगेन द साइज ऑफ द रूम मैटर्स, छोटी जगह है तो अवॉइड करें, बहुत बड़ा कमरा है तो फिर करा लें आराम से, यू नो उसमें टाइटनेस की फील नहीं आती, बल्कि फिलर हो जाता है थोड़ा सा कलर्ड वॉल्स। तो बहुत सारी चीज़ों को, फैक्टर्स को अगेन माइंड में रखें। अच्छा, कलर साइकोलॉजी बड़ा आसान है ढूंढना, आप गूगल पे कलर्स की साइकोलॉजी आराम से देख सकते हैं। तो जैसे इन्होंने बताया था कि येलो इज अ हैप्पी कलर और एक्टिव कलर है, आपकी मूड ज़रा अपलिफ्टेड रहता है। रेड ओवर पावरिंग हो सकता है, ओवरवेलमिंग हो सकता है। इसी तरह ब्राउन, बहुत ज़्यादा ब्राउन का इस्तेमाल भी आपके मूड को थोड़ा डल करता है। हाँ, डार्क ब्राउन्स आई प्रेफर के नहीं करें, मतलब वो अगेन मेरी शायद पर्सनल चॉइस है। मुझे वो जो कत्थे वाला कलर होता है ना, आई नेवर लाइक्ड इट। हाँ, जो बहुत कॉमनली हमारे यहाँ घरों के पिलर्स पे, हाँ, वो वाला जो कलर होता है ना, जो ओल्ड, बिकॉज इट्स वेरी ओल्ड, इट हैज अ वेरी ओल्ड एंड अ विक्टोरियन फील टू इट ना, मे बी वी आर कमिंग फ्रॉम देयर। लेकिन मैंने देखा बहुत सारे जो ओल्ड स्कूल लोग हैं, इट इज़ लाइक उसके बगैर तो उनका फर्नीचर ही नहीं पूरा होता। इसी तरह स्कूल की बात है तो स्कूल पे एक नीले रंग की वॉल होती है और लाइट ब्लू कलर का इंटीरियर वॉल्स होती हैं, बाहर नीला, और विच इज़ वेरी सफोकेटिंग एंड बहुत डल सा उसका आता है। इसीलिए आजकल जो नए स्कूल्स हैं वो ज़रा रोशन और येलो। तो अगर आप आखिर में कोई नाजरीन से कोई मैसेज देना चाहेंगी या कोई बात करना चाहेंगी तो ओवर टू यू, फिर हम ख़त्म करते हैं इसको। आई थिंक यू नो कमिंग फ्रॉम द पाकिस्तानी कल्चर, तो स्टे ब्राइट, स्टे कलरफुल, और बिल्कुल इंजॉय करें अपने कलर्स को। सीजन में बिल्कुल कलरफुल रहें, and do not be scared to play with colors, you know, just happy colors. सही है, थैंक यू सो मच सोलमास। आपने जो है वो इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमें। तो भाई पहली बात ये सोलमाज ने कही कि एक तो सेफ़ खेलें, अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं हैं तो कोशिश करें कि बहुत लाउड कलर्स का इस्तेमाल ना करें। दूसरा, सोलमाज ने बड़ी अच्छी बात की कि हमारा जैसा सेट है ये अच्छा है, तो अगर अब एक इंटीरियर डिज़ाइनर ने कह दिया अच्छा है तो बस अब अच्छा है, चाहे हमें कुछ भी लग रहा हो। तीसरी बात ये कि अपनी पर्सनल चॉइस को ज़रूर मद्देनज़र रखें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उस घर में आपने रहना है, वहाँ उस रूम में आपने ही सोना है अपना। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो बहुत सारा वक्त आपने अपने कमरे में बिताना है। तो जो आपके फेवरेट कलर्स हैं उनका इस्तेमाल करें, सिर्फ इसलिए कि आपकी फुफीज़ाद बहन के घर में इस फला रंग की वॉल हो गई है तो आपने उसको कॉपी नहीं करना, क्योंकि आपकी प्रेफरेंस और चॉइस अलग हो सकती है। आखिरी बात यह है कि हर चीज़ पे थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें। अब तो कोई बहाना ही नहीं है कि मुझे ये नहीं पता, क्योंकि गूगल सब जानता है। तो आप कलर साइकोलॉजी आसानी से देख भी सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कौन से जो कलर्स हैं आपका मूड अच्छा कर सकते हैं, कौन से मूड को डल कर सकते हैं। मैं अब ब्रेक ले रही हूँ, मुझे अपना मूड बहुत अच्छा करना है और मैं मीठा देखूँगी कहाँ तक पहुँचा। तो ब्रेक लेते हैं, फिर शायद साइमा के किचन में मिलेंगे और देखेंगे शाही टुकड़े, मलाई शाही टुकड़े कहाँ तक पहुँचे। वेलकम बैक। मैं मौजूद हूँ शेफ साइमा के किचन में और शाही टुकड़े जो हैं वो अच्छे खासे आगे आ चुके हैं। तो जानते हैं कहाँ तक पहुँचे? जी जनाब। देखिए माविश, ये मैंने आपके लिए बालाई बचा के रखी है, ठीक है? ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी बालाई नज़र आ रही है। क्या वो जो गाढ़ा वाला शीर खुरमा बनता है ना, उसकी शक्ल में चेक कर सकती हूँ क्या? हाँ बिल्कुल चेक करें। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये रबड़ी मिल्क है, रबड़ी नहीं है, ठीक है? तो मिल्क है तो थोड़ा डाइल्यूट रहेगा, सही। और जब ये थोड़ी देर रेस्ट करेगा, यानी आप जब इसको छोड़ देंगे जी थोड़ी देर तक, तो ये ऑलरेडी जो है वो गाढ़ा होता जाएगा, ठीक है? तो ये मैंने बिल्कुल अभी फ्रेश बना के बंद किया है। आपने बालाई भी देख ली ऊपर, और ये बिल्कुल सॉस की तरह, बिल्कुल सॉस की तरह है ना, बहुत डाइल्यूट है ना, बहुत वो है थिकनेस की तरफ है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आधा समझे आप, मैंने रिड्यूस कर दिया इसको, ठीक है? तो यहाँ पे ये तकरीबन ½ kg रह गया है।
1.5 किलो लिया था हमने, तकरीबन हाफ kg 700 ग्राम ऐसे ही होगा। यहाँ पे मैंने ये फ्राई करके रख लिए थे और ये एक डिश में जो है वो मैंने फ्राई करके और शीरे में भिगा के इसमें सेट कर दिया है। दूसरा जो बैच है वो मैं सामने दिखाना चाहूँगी। शीरे का प्रोसेस भी मैंने बता दिया था, एक बार मैं रेसिपी भी रिकैप कर देती हूँ। आप ऐसा करेंगे, आपने सब हिला दिया, कैमरा में आ रहा है सब कुछ या थोड़ा सा आगे करूं? फिर काफ़ी आगे मुझे होना पड़ेगा। ठीक है, चलो ऐसे सही है। अच्छा देखिए, तो अब आप ये शोरबे में शोरबे में दाल शीरे में भिगो के इसको यहाँ रखेंगे, भिगो के इसको मारेंगे हम, ठीक है, भिगो के मारेंगे। अच्छा यहाँ पर ये देख लीजिए, मैंने इनको सबको राउंड कट कर लिया था और अब मैं तेज़ी से हाथ चलाऊंगी और इसको हम निकाल के रखते जाएंगे, सेट करते जाएंगे। माविश, अभी कलर्स की बात हो रही थी, बड़ी ज़बरदस्त मज़ा आ रहा था सुनने में भी। आप बताएं, आपने कोई डेयरिंग किस्म का कलर घर में इस्तेमाल किया? माविश, मैं पहन लेती हूँ डार्क कलर्स, घर में नहीं लगा है? घर में नहीं, आपने वॉल पहले कराई थी शुरू में जब बच्चे छोटे थे, डार्क ब्लू टाइप की करा दी, और एक हमने कराई थी येलो, एक ही सिर्फ, मगर वो बड़ा कमरा था और येलो करा के वो ड्राइंग रूम में कोई टेक्सचर्ड पेंट था, वो अच्छा लगता था क्योंकि बाकी साइड के सारे कलर्स हमारे लाइट थे, तो वो अच्छा ज़बरदस्त लुक देता था। मुझे अभी सोलमास कह रही थी ना कि अगर आप वाइजली कलर का इस्तेमाल करें तो हर कलर खूबसूरत लगता है। बिल्कुल, ऐसा भी ना हो कि सारी घर की दीवारें चीखती चिंगारती लगें, क्योंकि हमारे कराची का उन्होंने बताया ये वेदर इस टाइप का है ना भविष्य। वो ना भी बताती तो मैं पता है कराची का वेदर इस टाइप का है। सही बात है, बिल्कुल के कलर जो है कि कलर ज़्यादा, मगर अगर बड़ा रूम है तो उसमें मुझे लगता है कि शायद अच्छा लगेगा डार्क कलर की एक वॉल। नहीं, बड़े में नहीं अच्छी लगेगी क्योंकि वो फिर वो डार्क कलर बहुत बड़ा दिखेगा। आप अच्छा। जैसे यहाँ पर हमारे स्टूडियो में नहीं, मैं एक वॉल की बात कर रही हूँ माविश, अगर हम एक वॉल सजा दें तो क्या ख्याल है आपका कलर्स ऐसा? पर्सनली मैंने अक्सर करवाई है एक रूम एक वॉल, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जो सबसे छोटी वॉल हो जो, तो उस पर डार्क कलर कराऊँ तो अच्छा है, बाकी सब वाइट रखूँ। जैसे बस वॉल को फिर आपने मुख्तलिफ फ्रेम्स लगा दिए या कुछ कर दिया उसको, तो ये अच्छा। अब सोलमास चली गई ना, हम दोनों एक्सपर्ट बन गए कि ये कराए, ये कर लें। अब मेरा ये ख्याल नहीं, ये अच्छी बात है कि अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो आपको इस तरीके से हमें गाइडेंस भी तो देंगी ना, वो फिर नेक्स्ट टाइम के नहीं, ऐसा नहीं नेक्स्ट टाइम के लिए, हाँ नेक्स्ट टाइम के लिए उनके लिए उनकी तैयारी हो रही है। अगर वो सुनेंगी तो वो मुझे वहीं से जो है ना। अच्छा माविश, ये मैं ज़रा सा छोटे कटे हुए थे शेप में, इसको पीछे कर देती हूँ और बाकियों को मैं वापस से सेट कर रही हूँ। इस ग्रीन प्याले का काम हो गया माविश, आप इसको हटा सकती हैं। आज हमारे पास कॉल अभी तक आई नहीं, आ जाएंगी। माविश आप इसको प्लीज़ हटा दें बस सामने जी, से, आप बस हुक्म किया करें। ये आ गया। बाकी शीरे का क्या करेंगे हम? बाकी शीरा गुलाब जामुन बना के डालेंगे। हाँ, आप रख लीजिए और आप इसको किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिजर्व कर लें छान कर, ये ख़राब नहीं होगा। मेरे पास तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, छान कर लीजिए। अच्छा जनाब, ये दोनों हमारी टेबल कह रही हूँ डिशेस आ गई हैं, और मुझे आप ये वाला चम्मच भी बढ़ा दें, गहरा वाला इस पर मैं डालती चली जाऊँगी। एक सेकेंड, इसमें पानी है। हम लोग यहाँ फिर आप कटलेट्स पे सॉस डाल रही हैं? शामी कबाब पे वाइट सॉस जा रही है। भाई आप लोग ये ना समझ लीजिएगा कि हम शाही टुकड़े बनाते बनाते एपिसोड नंबर 22 पर आ गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये यहाँ पर मलाई शाही टुकड़े ही बन रहे हैं। बड़ा ज़रूरी आपने समझा कि ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। भाई दे दी इसलिए क्योंकि कोई भी आदमी कंफ्यूज हो सकता है। कोई नहीं होगा, बेफिक्र हो जाओ। लेकिन हाँ, अगर कोई कंफ्यूज हो गया तो ये शाही टुकड़े ही बन रहे हैं। अच्छा माविश, हमारे घर में तो कभी कभी, अब जैसे मौसम ऐसा आया हुआ है ना, हाँ। तो ठंडे वाले मौसम में अगर हम ऐसे मीठे जो देसी मीठे बना रहे हैं उनमें हम उसके बाद अगर कहवा सर्व करें ना, तो वो भी बहुत हाँ, अक्सर कभी दावतों वगैरह में भी जो बहुत हैवी खाना होता है और इसी तरह के देसी हैवी मीठे होते हैं, तो मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो कोई अच्छा सा कहवा सर्व कर दें, ताकि हम उन्हीं के घर में हजम करने का भी इंतजाम हो, वरना कारमीना तो बंदा रख ही दे। हाँ बिल्कुल ये बात है। अच्छा बाहर क्या आके कारमीना रख दें टेबल पे? कारमीना रख दें,
खाने के बाद अच्छा देखें ये सही आ रहा है उसमें क्या? हाँ, आप पूरा नहीं करेंगे जैसे साइड से जो कहीं कहीं? मैं सोच रही थी थोड़ी देर इसको रहने देती हूँ, ये सोक करेगा, फिर मैं डाल दूंगी ऊपर से। अभी हम सजा देते हैं ताकि कैमरे में आ जाए। एक मिनट, थोड़ी सी साइड पे भी डालेंगे। अच्छा, उसके लिए मैं एक आपको कहवे की ड्रिंक बताती हूँ। कहवे की ड्रिंक मतलब कहवा ड्रिंक बता देती हूँ। कहवा ड्रिंक, कहवा यार इटसेल्फ कहवा। हाँ बताओ। आप लोग ये करें कि आजकल जैसे आपको पता है कि फ्लू भी फैला हुआ है, सोर थ्रोट, फ्लू, कॉफ़ के लिए, खांसी वगैरह अगर आपको है तो ये बहुत ज़बरदस्त कहवा है और ये आपके इम्यून सिस्टम को भी जो वो बूस्ट करता है। तो आप लोग करें ये कि अगर इस तरीके की कोई चीज़ आप बना रहे हैं, थोड़ा सा आगे या पीछे कहीं करना है ताकि कैमरा में नज़र आए? बस ये अभी मैं सजा देती हूँ, फिर कर लेते हैं। चलें ठीक है। हाँ, क्या कैसे बनाएं आप ड्रिंक? मैं इसको ज़रा सा कर दूं फाइनल, फिर इसकी ड्रिंक की तरफ भी आ जाते हैं। हाँ, आप करें ये कि आपने लेने हैं साबुत गरम मसाले। अच्छा, अब साबुत गरम मसाले में भी ज़ीरा साबुत धनिया नहीं लेना है बल्कि दालचीनी, बड़ी इलायची, दालचीनी और छोटी इलायची आप ले लीजिए, क्योंकि उसकी बड़ी अच्छी खुशबू होती है जी। और दो बादियान के फूल, बादियान का फूल ज़रूर लेना है, ठीक है। 2 अदद, बिल्कुल 2 अदद बादियान के फूल आप लीजिए। और इसको मैं इसी में मिक्स कर देती हूँ। 2 अदद बादियान का फूल लेने के बाद आपने 2 स्टिक्स लिए हैं सिनेमन यानी दालचीनी की, ठीक है। और 2 से 3 अदद आप छोटी इलायची ले लें, उसकी बड़ी अच्छी खुशबू होती है। एक सेकंड इसको। और बादियान का फूल, इलायची और लौंगे, ठीक है। लौंगे लेकर इसको आपने करना ये है एक पैन में जो है वो एक पैन आपने गरम कर लेना है, ठीक है। उसमें आपने हल्का सा इसको रोस्ट करना है, इन 3-4 चीज़ों को। लौंग, बादियान के फूल, सिनेमन स्टिक और इलायची 2-2 ले लीजिए, सब्ज़ इलायची। हल्का सा जैसे पैन में ये रोस्ट होगा, आपने 4 कप पानी, 4 कप जो नॉर्मल हमारे चाय के कप होते हैं वो पानी डाल देना है। वो पानी डालने के बाद आपने अपनी चॉइस की ग्रीन टी के टी बैग्स लेने हैं, लाइक पीच, जैस्मीन, लेमन, जो भी आप लेना चाहें, 3 अदद, ठीक है। ये 4 मग्स बनेंगे। 3 अदद आपने इसमें डालने हैं ग्रीन टी के बैग्स और पानी को उबाल लेना है, ठीक है, जैसे हम कहवे के लिए उबालते हैं। तो जैसे ही पानी में उबाल आएगा, आपने 1 इंच का जिंजर का टुकड़ा बिल्कुल फ्रेश जो है वो उसी वक्त ग्रेटर से ग्रेट करके डाल देना है और थोड़ी देर 1 से 2 मिनट उसको भी उबाल देना है। फिर आपने चूल्हा बंद करना है। 1 कप फ्रेश ऑरेंजेस आजकल आए हुए हैं, जूस निकाल लीजिए, सोर्स ऑफ विटामिन सी है बहुत ज़बरदस्त। ऑरेंज का जूस आपने इस कहवे में बंद करके, यानी चूल्हा बंद करके इस कहवे में ऑरेंज का जूस मिलाना है। मगर इससे पहले थोड़ा सा कहवे को आप रूम टेम्परेचर पे, जिस तरह हम लीमू डालते हैं एंड में जी, लेकिन ये 1 कप जूस जा रहा है, ठीक है। ऑरेंज 1 कप जूस, तो आपने पहले पका के कम कर लिया ना? नहीं, कम नहीं करना। हम अभी देखें, पहले 4 कप ही रहेगा, बता देती हूँ जी। ये 4 कप कहवे की रेसिपी है। इसमें आपने ऐड कर लिए, पहले तो अपने हल्के से मसाले रोस्ट किए, जो हमने 3-4 चीज़ें बताई हैं। साथ ही आपने गर्म पानी डाल दिया और जैसे हम चाय के लिए पकाते हैं, 3 टी बैग्स ग्रीन टी के, कोई भी फ्लेवर ले लीजिए, पीच फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त जाता है, वो डालें। जैसे ही उसका कलर सा निकल आएगा, आपको अंदाज़ा ही हो जाता है। वैसे भी कहते हैं टी बैग्स को फॉर 30 सेकेंड्स तक ही सिर्फ छोड़ना चाहिए पानी में, उसके बाद निकालने चाहिए। ग्रीन टी की बात करें, वरना वो फिर टॉक्सिक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने उसको निकाल लिया, मतलब वो रहने दिया और चूल्हा बंद कर दें। साथ ही ग्रेटेड जिंजर डाल दीजिए। जिंजर डालने के बाद हल्का सा रूम टेम्परेचर पे ले आएँ इस कहवे को। साथ ही 1 गिलास फ्रेश ऑरेंज, मैं बार बार कह रही हूँ फ्रेश ऑरेंज, क्योंकि ये सीजनल कहवा है, फ्रेश ऑरेंज ही आपने डालना है। जूस डाल दिया, जूस डाल के मिक्स किया, फिर आपने इसको स्ट्रेनर से छान लिया, छन्नी से छान लिया, ठीक है। अब वो सारी चीज़ें जो हैं वो नीचे लिक्विड आपका कहवा आ गया,
अब इस कहवे को आपने गरम हल्का सा, जी बिल्कुल, जब आपने गरम करना है तो हल्का सा सर्व करना है तो गरम करना है। बिल्कुल सर्व करना है, पकाना नहीं है, वरना ऑरेंज जूस इसमें शामिल है, वो तो ऑरेंज फ्लेवर, मसाला, कहवा। जी बिल्कुल। और माविश, इसमें आप हल्की सी हनी, डैश ऑफ हनी जिसे हम कहते हैं, डाल के सर्व करें सब घर वालों को छोटे छोटे कहवा के कप्स में। तो ये बेहतरीन ड्रिंक है, ड्रिंक कहवा कहना चाहिए, कहवा और ड्रिंक यानी अलग अलग बात कर रही हूँ, आप लोग इसको सर्दियों में इस्तेमाल करें। ये आपकी कफ, फ्लू और सोर थ्रोट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और हाजमे के लिए भी, क्योंकि हाजमे के लिए भी गई बिल्कुल अदरक भी है और ऑरेंज जूस शामिल है, विटामिन सी प्योरली शामिल है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी सेहत को नुकसान देगी, बल्कि ये फ़ायदा ही पहुंचाएगी। और शुक्रिया। हम चलते हैं अपने मलाई शाही टुकड़ों की तरफ। तैयार हो गए जी, आप इनकी शक्ल, खुशबू, हर चीज़ इस वक्त देख सकते हैं। इसको आप लोग ज़रूर घर में ट्राई करें, रबड़ी मिल्क बना लें, सारा टाइम रबड़ी मिल्क में ही है, बाकी इसका किसी भी प्रोसीजर में टाइम नहीं लगता। चलिए जी, बहुत 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 शुक्रिया फॉर सच यमी डिलिशियस डिज़र्ट। तो जनाब, आज का प्रोग्राम फिर अपने अख्ताम को पहुंचा और आज आपने बड़ी मज़ेदार शाही टुकड़ों की रेसिपी सीखी। कुछ कॉल्स आई थी लेकिन वो हमारे बीच में कॉन्वर्सेशंस की वजह से हम नहीं पिक कर सके, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारनी, आपने दोबारा ज़रूर ट्राई करना है। एक और बात ये कि हर प्रोग्राम में मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहुत सारी जो प्रीवियस नॉलेज है ना, उसके कई चीज़ों की मतलब मुझे लगता है हाँ मुझे गलत पता था। जैसे कलर साइकोलॉजी की बात है, बोटॉक्स फिलर्स की मुझे कभी भी नहीं पता था कि बोटॉक्स और फिलर्स एक मेडिकल प्रोसीजर के तौर पे आए थे मार्केट में। जिस तरह कल हम बात कर रहे थे कि टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का आगाज़ किया गया था और आजकल हर कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा है, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो अगर आपको वाकई लगता है कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम या डिफॉर्मिटी या कोई मसला है आपके फेस पे, तो ये उसको करेक्टिव मेजर के तौर पे आप ज़रूर बोटॉक्स करवाइए। लेकिन अगर आपको ये सिर्फ ये लग रहा है कि मैं ठीक नहीं लग रही मगर बाकी सबको तो मैं ठीक लग रही हूँ, तो ये एक जहनी मसला है जिसको कहते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। उस तरफ ना जाए बात तो अच्छा है। अपना और अपने घर वालों का, अपने सब इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। हमें फिर दोबारा हम कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो फिर मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, और मैं जा रही हूँ ये एंजॉय करने के लिए शाही टुकड़े। अल्लाह हाफ़िज़।